हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिव खत्री स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल शिवालिक एजुविराम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। तो जैसा कि आप सभी को पहले से पता ही है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये चैप्टर नंबर 2 है। ऊपर इसमें नोट किया भी है, ऊपर मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए कि यहाँ पर चैप्टर नंबर ये 2 है। तो इससे पहले हम एक चैप्टर अपना कर चुके हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम जो चैप्टर था वो हमने पहले कर दिया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड लर्निंग का चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है, आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो प्लीज जाकर उसे अभी पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और फिर आप इसे देखिए। क्योंकि अगर आप उसे पहले वीडियो से आप देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी दूसरे चैप्टर्स को समझने में। मतलब कि पहला चैप्टर एकदम बेस चैप्टर है, उस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बाल विकास क्या है। और हमने उसमें ये भी बताया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको अभी तक सिलेबस नहीं पता है तो प्लीज गाइस, सिलेबस वाला वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर जरूर देखिए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं विकास की अवधारणा व अधिगम से संबंध। तो विकास की अवधारणा क्या है, विकास का अधिगम से क्या संबंध है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट मतलब विकास, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट विकास को प्रभावित करने वाले कारक, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विकास के स्तर, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्जाम, यानी कि एग्जाम के बेसिस से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। तो गाइज, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अवस्थाएं हैं भी, इसमें हम 2 या 3 कम से कम साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें अवस्थाओं को भी पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो सारी अवस्थाएं मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि कौन सी अवस्था की क्या एज है, किस अवस्था की क्या विशेषता है, और किस अवस्था की क्या आयु अवधि है, वो सब हम इस चैप्टर में क्लियर करते हुए चलेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। तो एक, अगर अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। शिवालिक एजुविरा आपका अपना चैनल। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को अगर आपको पहला वीडियो पसंद आया, आपने पहला वीडियो देख लिया है, तो प्लीज गाइस शेयर जरूर कर दीजिए। क्योंकि इतनी मेहनत, क्योंकि कम से कम एक वीडियो को एडजस्ट करने में ही 3 घंटे से 4 घंटे लग जाते हैं, और उसका मटेरियल कलेक्ट करने में भी 1 दिन का समय लगता है, और फिर 1 से 1.5 घंटा मुझे कंटिन्यू बोल के भी वीडियो बनाना पड़ता है। तो गाइज, अगर आप एक सब्सक्राइब कर दें तो हम सोचेंगे कि हाँ, काफी लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक होते रहते हैं तभी पता चलता है कि लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। आप पढ़ेंगे, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो गाइज, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड 19 का प्रकोप, मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। 65+ के लगभग में आज शायद हो चुके हैं मरीज। तो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हम आपको घर पे बैठे प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। और देखने के बाद वीडियो जरूर लाइक करना है, ताकि आप, अगर आपको पसंद आए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकास है क्या। तो देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है विकास, एक होती है वृद्धि। वृद्धि मतलब वृद्धि जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और विकास जिसको आप इसे ऐसे समझिए कि वृद्धि और विकास में पर्याप्त अंतर है। आप पहले इसे देखिए, कि पहले ये देखिए कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो जो विकास है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। क्योंकि हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ बालक से रिलेटेड और उसके सभी अवस्थाओं से, मतलब जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक की जो जितनी अवस्थाएं, उन सभी का इसमें अध्ययन करेंगे। तो हमारी सारी बातें जो होंगी वो इसी के चारों तरफ घूमती हुई होंगी। तो विकास से मतलब कोई सिटी डेवलपमेंट ना समझे कि शहर का, गांव का विकास कर दिया, शहर का विकास कर दिया, वो विकास यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ बात हो रही है शिक्षा शास्त्र में बालकों के विकास की। तो भाई, विकास क्या है? विकास एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो बाय बर्थ टू डेथ चलती ही रहती है, अनस्टॉपेबल। विकास अविराम होता रहता है जीवन पर्यंत, यानी कि पैदा होने से पहले से लेकर जन्म से मतलब मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, और किन किन चीज़ों को हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो गाइस, बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए, हम पहले अंतर देखते हैं वृद्धि और विकास में। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है और इसका क्षेत्र सीमित होता है। विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, उसका एक भाग मात्र है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, एक निश्चित उम्र पर शारीरिक वृद्धि रुक जाती है।
विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह चलती रहती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तन हो, जैसे बच्चों के बड़े होने, उनके आकार बढ़ने, लंबाई के लिए होता है। विकास शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशल, कार्यक्षमता तथा व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए होता है। तो ये वृद्धि और विकास में अंतर बीटीसी फर्स्ट सेम के लिए इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि ये बीटीसी की बुक्स का भी टॉपिक है। और जैसे कि सभी को पता है कि एनसीईआरटी की किताबों की साइकोलॉजी की किताबों से ही पेपर आता है और एससीईआरटी से भी आता है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सिलेबस लगभग एक जैसा है। तो गाइस बीटीसी फर्स्ट सेम और सेकंड सेम वाले जिनके बाल विकास का सब्जेक्ट जिनके सिलेबस में है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बाल विकास का एक पूरा चैप्टर आज हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। विकास की अवधारणा है, इसकी अवधि, इसका अधिगम से संबंध, ये एक पूरा चैप्टर है जो बीटीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आरटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, एच टेट के लिए, रीट के लिए, सभी के लिए क्या है ये टेट, सारे टेट के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सभी में कंपलसरी है, आता ही आता है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट, बीटीसी फर्स्ट टाइम वाले जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, विकास अभिवृद्धि की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात अंगों के कार्य करने की विधि अथवा कार्यकुशलता ही विकास है, यह गुणात्मक होता है। तो देखिए यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि जो विकास होता है वो क्या होता है, गुणात्मक। तो वृद्धि क्या होती है, क्योंकि वृद्धि पहले इसमें बताया गया है कि परिमाणात्मक, तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होती है मात्रात्मक। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास क्या होता है, गुणात्मक। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट निकल के आ जाता है कि विकास गुणात्मक और वृद्धि मात्रात्मक होती है। हरलोक के अनुसार विकास अपेक्षाकृत अवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु वह ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। तो इस परिभाषा को सीधे सीधे शब्दों में समझें तो विकास सिर्फ वहीं तक निश्चित नहीं है जहां तक वृद्धि होती है। अर्थात मान लीजिए आपकी बचपन से लेकर आप जवान हो जाते हैं, वहां तक आपकी हाइट बढ़ती जाती है। तो हाइट और हेल्थ बढ़ने मतलब लंबाई चौड़ाई, शरीर की भार वगैरह बढ़ने तक ही विकास सिर्फ सीमित नहीं है। जब लंबाई बढ़नी रुक जाएगी, विकास तब भी होता रहेगा। तो क्या है कि वह प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है, यानी कि परिवर्तन जो लगातार शरीर में होते रहेंगे वो सब किसके अकॉर्डिंग है, विकास के अकॉर्डिंग है। विकास परिवर्तनों के साथ साथ प्रगतिशील रहता है, जो और परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होता है। जो परिपक्वता होती है ना, ये विकास का ही क्या होती है, परिणाम होती है। जेम्स ड्राइवर के अकॉर्डिंग देखिए ये सारी परिभाषाएं बीटीसी सिलेबस के हिसाब से भी अकॉर्डिंग है, और यही परिभाषाएं किसी भी टेट, जैसे सी टेट का हम आजकल मोस्टली हम सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो सी टेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी सभी टेट में ये परिभाषा दे देगा और इनके राइटर्स आपसे पूछ लेता है कि बताइए ये परिभाषा किस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कही गई है, या किस साइकोलॉजिस्ट ने, किस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा लिखी है, या ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो कि विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में किसी गंतव्य दिशा की ओर निर्दिष्ट हो, प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती रहती है। सतत रूप मतलब जो लगातार कंटिन्यूअसली चलते रहने वाली प्रक्रिया, जैसे किसी भी जाति के भ्रूण का प्रौढ़ावस्था की ओर प्रगतिशील परिवर्तन। देखिए पहले भ्रूण होता है, फिर शैशवावस्था होती है, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्यावस्था, ऐसे ही अवस्था आगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक की अवस्थाओं की तरफ क्या होती है, प्रगतिशील होती है। तो इसके ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है, जेम्स ड्राइवर के अकॉर्डिंग। तो लिंगरेन के अनुसार वृद्धि और विकास अपने स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से नहीं बल्कि आचरण में होने वाले परिवर्तनों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। तो वृद्धि और विकास अपने स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से नहीं बल्कि आचरण में होने वाले परिवर्तनों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। तो वृद्धि जो है, वृद्धि तो एक तरीके से हम वृद्धि को तो देख सकते हैं, किसी की लंबाई बढ़ रही है तो हम उसे देख सकते हैं, लेकिन किसी की मैच्योरिटी बढ़ रही है, इस चीज का पता तो सिर्फ उसके विकासात्मक मापन से ही लग सकता है, कि उससे बातचीत करके ही ये पता लगाया जा सकता है। तो कि कौन आदमी कितना मैच्योर है, कितना परिपक्व है, उसकी सोच कैसी है, उसका पता तो उससे बात करके लगाया जा सकता है। क्योंकि एक बच्चा जिसकी हाइट जल्दी बढ़ जाए तो हो सकता है वो सिर्फ देखने में परिपक्व लगे लेकिन वो परिपक्व ना हो। तो लिंगरेन के अनुसार क्या है कि वृद्धि और विकास अपने स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से नहीं, तो परिवर्तन जो हमें दिखाई देगा उससे नहीं मापा जाएगा, इन्हें किससे मापा जाएगा, आचरण में होने वाले परिवर्तनों द्वारा अभिव्यक्त होंगे। तो इन परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि विकास में परिमाणात्मक की तुलना में गुणात्मक परिवर्तनों पर बल दिया जाता है। तो परिमाणात्मक क्या होता है, मैंने बताया परिमाणात्मक होती है वृद्धि, और गुणात्मक क्या होगा, जो गुणात्मक होगा वो होगा विकास। तो कार्य क्षमता की अभिवृद्धि ही क्या है, कार्य क्षमता में जो वृद्धि होगी वो क्या होगा, वो विकास होगा। तो कार्य क्षमता की वृद्धि ही विकास है। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा विकास
क्वेश्चन बन जाता है कि विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इम्पैक्ट डेवलपमेंट पर पड़ता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर बाल विकास की यहाँ पर बात हो रही है, तो दोनों पर ही वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास व्यापक संप्रत्य है। संप्रत्य से मतलब एक बड़ा टॉपिक समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो एक छोटा, जैसे आप ऐसे समझिए कि एक पूरे सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट क्या है, अभिवृद्धि, और पूरा सिलेबस क्या है, वो विकास है। एक बुक जो है, अगर एक बुक को आप विकास समझे तो उसका एक चैप्टर क्या है, अभिवृद्धि है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास व्यापक संपत्ति है, मतलब कि अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास क्या है, एक बड़ा टॉपिक है हमारे लिए समझ लीजिए, जैसे भी समझ लीजिए आप इसे आसानी। क्यों, देखिए कि ये सब थ्योरेटिकल है, ये सब आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा, किसी ना किसी बुक में कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन बात लिखने की नहीं है, लिखा हुआ आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं। बात है उस चीज को आपके दिमाग में एकदम पक्का कर देने की, एकदम छाप देने की। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं किन चीजों को कैसे याद रखा जाए। आप इसे ऐसे ही याद नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें संप्रत्यय, व्यापक, ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको दिमाग हमारा बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं का सिंपलीकरण कर देते हैं, मतलब उनको सरलीकरण कर देते हैं, हम उन्हें सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि एक अगर विकास को पूरी बुक समझें, एक किताब विकास है, तो उसका एक चैप्टर क्या है, वो अभिवृद्धि है। विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रत्येक अवस्था में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए, प्रत्येक, जैसे बाल्यावस्था में विकास एकदम तेजी से होता है, और प्रौढ़ावस्था में कुछ धीमा हो जाता है, किशोरावस्था में और भी कुछ अलग अलग, मतलब हर स्टेज में एक उसकी विकास की जो गति होगी वो अलग अलग होगी। विकास के अंतर्गत अंगों की शारीरिक वृद्धि यानी कि फिजिकल ग्रोथ के फलस्वरूप उनके कार्य करने के ढंग, कार्य क्षमता, दूसरे अंगों के साथ मिलकर कार्य करने में क्या होता है, परिवर्तन आते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा कि विकास है क्या। तो विकास को आप क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, विकास को क्या कहा जाता है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास जो है वो एक क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तथा और ये अविराम होता है, मतलब कि बिना रुके विकास चलता ही जाता है, विकास सदैव होता रहता है। तो विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है, बल्कि इसके अंतर्गत वो सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में होते रहते हैं। तो मैंने आपको जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग, हर्लॉक के अकॉर्डिंग कई सारी इसकी परिभाषाएं भी बताई। तो अब एक चीज और देखिए कि विकास क्या है। तो विकास जो है, मुनरो के अकॉर्डिंग एक दो परिभाषा और आप नोट कर सकते हैं कहीं से भी, चाहे मैं आपको बोल के बता देता हूँ। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। सिंपल सी परिभाषा है, और ये क्या कहलाता है, ये विकास कहलाता है। तो विकास की प्रक्रिया में जो होने वाले परिवर्तन है वो वंशानुक्रम के जो प्राप्त गुण तथा वातावरण दोनों का ही क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो गुणात्मक फल है, या दोनों का गुणनफल क्या है, विकास है। तो विकास की प्रक्रिया में जितने भी शारीरिक परिवर्तनों को होते हैं उन्हें सबको देखा जा सकता है आसानी से, और किंतु जो अन्य दशाओं में होने वाले परिवर्तन हैं उनको समझने में देखिए समय लग सकता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है उसके भी कुछ अपने अपने चरण है, मतलब उसकी जो विकास की जो प्रक्रिया है उसके भी कुछ प्रकार है। कितने प्रकार है, वो 4 प्रकार से होती है। देखिए, एक जब जब आकार में परिवर्तन होता है, विकास के रूप बोल लीजिए, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बोल दीजिए। तो विकास की प्रक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। एक, पहला आकार में परिवर्तन। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन क्या होता है, अनुपातिक होता है, और प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते। क्योंकि देखिए, जो आंखें होती हैं, वो जैसा बच्चा जब जन्म लेता है, आंखों का कभी विकास या वृद्धि कभी नहीं होते। जैसी बचपन में आंखें होती हैं, आंखें सदैव मृत्यु पर्यंत आंखें वैसी ही रहती हैं। देखिए, वो आंखें धुंधला हो जाना किसी रोग के कारण, वो एक अलग स्थिति है, लेकिन आंखों का आकार कभी नहीं बढ़ता है, आंखें सदैव उतनी ही रहती हैं। तो प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं, ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो जो जितने भी अंग हैं उनका कोई अनुपात नहीं है कि फिक्स है कि यह कोई अंग कितनी एज तक कितना बढ़ेगा, उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। उदाहरण, शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि शैशवावस्था में बालक क्या होता है, स्वकेंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था में आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बालक स्वकेंद्रित कब होता है, शैशवावस्था में, और अपने आसपास के वातावरण व्यक्तियों में रुचि कब लेने लगता है, बाल्यावस्था में।
नंबर 3 है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तो देखिए इसे ऐसे कर सकते हैं जैसे किसी कोई पुरानी बाइक ली और उसे मॉडिफाई कर दिया। तो इसे ऐसे आप याद रखिए कि मॉडिफिकेशन जो है वो क्या है, वो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन है, किसके विकास का एक रूप है वो भी। तो प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझे, देखिए कि जैसे में दिया हुआ है कि बचपन के बाल और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना चिल्लाना इत्यादि क्या है, गुण समाप्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तो उसके जो बचपन की चीजें हैं वो सब क्या होती हैं, चले बदलती चली जाती हैं। जैसे दूध के दांत बचपन में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है दूध के साथ दांत सारे गिर जाते हैं और नए दांत आ जाते हैं। बच्चा बचपन में घुटनों के बल चलता है और जैसे जैसे उसका विकास होता है तो वो पैदल चलने लगता है। तो ऐसे ही जैसे रोना चिल्लाना ये सब क्या है, ये सब गुण समाप्त हो जाते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन के अंतर्गत। तो नए गुणों की प्राप्ति विकास क्रम में जहां एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है वहीं उसके स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि बच्चा पहले घुटनों के बल चल रहा था, फिर वो सीधा खड़ा होकर चलने लगता है। या जैसे ये कह रहा है कि नए गुण प्राप्त कर लें, तो जैसे स्थायी दांत निकल आते हैं, दूध के दांत टूटकर, वो मैंने पहले बताया। स्पष्ट उच्चारण होने लगता है, जैसे बच्चा बचपन में सिर्फ ऐसे शब्द बोलता है जो किसी को समझ में नहीं आते। तो उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। तो देखिए इसके बाद आ जाता है विकास के सिद्धांत। तो विकास का प्रॉपर सिद्धांत के रूप में विकास चलता है। मतलब कि इसे ऐसे समझिए कि जैसे कि किसी चीज का रूल होता है ना, तो विकास के भी कुछ निश्चित नियम है कि वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया के किसी भी देश के जो बच्चे हैं उन सबका विकास क्या होगा, एक ही तरीके से होगा। ऐसा जैसे कि आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए विकास अगर भारत में किसी बच्चे का सिर से पैर की तरफ चलता है, जिसे आप सिर पदाभिमुख विकास बोलते हैं, तो ऐसा होगा कि पूरे वर्ल्ड के बच्चों का विकास वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे का पहले सिर बढ़ रहा है फिर पैर बढ़ रहे हैं, तो अफ्रीका में पहले पैर बढ़ते होंगे फिर सिर बढ़ता होगा, तो ऐसा नहीं है। तो विकास जो होता है वो निश्चित नियम है, सभी जगह सार्वभौमिक तथा निरंतर चलते रहने वाली क्रिया है विकास, मैंने आपको बता दिया। लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। जैसे मैंने बताया कि विश्व के किसी भी देश के बच्चे होंगे, जैसे भारत के बच्चे, अफ्रीका के बच्चे, अमेरिका के बच्चे, ब्रिटेन के बच्चे, जापानीज बच्चे, चाइनीज बच्चे, कहीं के भी बच्चे होंगे, उनके विकास के जो नियम होंगे वो सब समान ही होंगे। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं, विकसित होती हैं। और विकास के कुछ प्रमुख नियम है, तो इनमें से विकास के 3 सार्वभौमिक जैविक और 9 सामान्य सैद्धांतिक नियम है। तो आप देखिए कि विकास के 3 तो सार्वभौमिक जैविक नियम है जो बिल्कुल सार्वभौमिक है, सभी में एक जैसे होते हैं, और 9 सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो जो 3 सार्वभौमिक जैविक सिद्धांत है वो क्या क्या है? पहला है सिर पदाभिमुख, दूसरा है समीप दूराभिमुख, और तीसरा है आर्थोजेनेटिक। तो विकास की जो सार्वभौमिक चलते रहने वाली प्रक्रिया है, इसमें विकास का जो एक निश्चित क्या होता है, प्रारूप होता है। तो इसमें पहला है सिर पदाभिमुख, जिसे कि मस्तकाधोमुखी भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मस्तकोधमुखी, मस्तकोधमुखी। तो मस्तकाधोमुखी से सिर पदाभिमुखी या मस्तकाधोमुखी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मस्तक, ये जो है सिर पदाभिमुख में, इस विकास क्रम में शरीर जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। मतलब पहले जो भ्रूणावस्था में बच्चे के पहले सिर का विकास होता है, तब उसके बाकी के नीचे के धड़ का विकास होता है। तो और भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। तो पहले जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसके सर का विकास होता है, उसके बाद उसके हाथ पैर और बाकी शरीर के नीचे के अंगों का। तो मतलब धड़ का विकास बाद में होगा सिर के विकास की अपेक्षा। मतलब सिर का विकास जो होगा वो क्या होगा, वो पहले होगा। दूसरा है समीप दूरस्थ। तो इसे और देखें थोड़ा डिटेल से। तो देखिए सिर पदाभिमुख, या इसे साइकोलॉजिकल भाषा में बोलेंगे सिफेलोकोडल, इसे इंग्लिश में या सिफेलोकोडल, सिर पदाभिमुख या मस्तकोधमुखी, कई सारे इसके नाम है। तो इसका अर्थ है सिर से पैर की तरफ। तो सेफेलिक का अर्थ होता है सिर का क्षेत्र, जबकि कोडल का अर्थ है पूंछ का क्षेत्र। पूंछ मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल अंतिम सिरा होता है नीचे वाला, वहां तो उसे पूंछ क्षेत्र बोला जाता है। तो जैसे आप बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र का क्षेत्र के पास का क्षेत्र, देखिए सिर क्षेत्र, जबकि कोडल का अर्थ है पूंछ क्षेत्र। सिर के पास के क्षेत्र का विकास शरीर के दूसरे क्षेत्रों के विकास से पहले होना सिर पदाभिमुख विकास कहलाता है। शिशु का सिर उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है, जिसके कारण वह पैरों से पहले हाथों का इस्तेमाल करना सीखता है।
सिर पदाभिमुख विकास यह इंगित करता है कि प्रसवपूर्ण अवधि यानी कि गर्भधारण से 5 महीने तक के दौरान सिर बाकी शरीर से पहले विकसित होता है। तो भ्रूण में भी आप, अगर आपने भ्रूण की इमेज देखी हो, जो कि मैं इसमें आगे आपको दिखाने वाला हूं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि सिर का विकास बाकी अंगों की अपेक्षा सबसे पहले होता है। भ्रूण अवस्था में भी सिर का विकास सबसे पहले होता है, उसके बाद बाकी सारी चीजों का विकास होना शुरू होता है। समीप दूराभिमुख, यही से बोलेंगे प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमो का अर्थ है समीप या पास, और डिस्टल का अर्थ है दूर। तो जन्म पूर्व यानी कि 5 महीने से लेकर जन्म तक भ्रूण के शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होने की प्रक्रिया को समीप दूराभिमुख विकास कहते हैं। यह विकास को संदर्भित करता है जो शरीर के केंद्र से निकलकर बाहरी सीमाओं की तरफ अग्रसर होता है। तो आप देख सकते हैं जो भ्रूण होता है ना, वो एक पूरा पहले छोटा सा जो डिंब होता है उससे बनता है भ्रूण, जब तो पहले सिर का विकास होता है, और फिर जो बाकी का शरीर होता है वो एक मांस के लोथड़े जैसा होता है, और कुछ महीने बाद उसमें छोटी छोटी शाखाओं की, जैसे बोल सकते हैं आप, तो छोटी छोटी आकृतियां जैसी जो निकलनी शुरू होती हैं, जो बड़े थोड़ा बड़ा होकर क्या बन जाती है, हमारे हाथ और पैर और बाकी अंग बन जाते हैं। बाकी उससे पहले क्या होता है कि भ्रूण का विकास पहले अंदर की तरफ से होता है, मतलब कि पहले धड़ बनता है, उसके बाद बाकी के जो सारे अंग होते हैं वो बनते हैं, जैसे हाथ है, पैर है। और आप इसे ऐसे भी देखिए कि सर समीप दूराभिमुख में कि पहले बच्चा पूरे के पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद वो हाथों को उठाना सीखता है, उसके बाद वो अपने हाथ के पंजे पर थोड़ी महारत हासिल करता है, और उसके बाद वो अपनी पूरा परफेक्ट हो जाता है अपनी उंगलियों को चलाने में, उंगलियों से काम करने। तो आप इसे भी समीप दूराभिमुख विकास से समझ सकते हैं। तो जो शरीर के केंद्र से निकलकर बाहरी सीमाओं की तरफ अग्रसर होता है, जैसे कि आप सोचिए पहले धड़ को, बच्चा जब छोटा होता है तो वह उसका पहले धड़, सबसे पहले उसका धड़ विकसित होता है, फिर उसके हाथ पैर, और फिर उसके बिल्कुल पंजे और उंगलियां, हाथ की उंगलियां मतलब पैर की उंगलियां, या कलाई से आगे का हिस्सा जो हाथ होता है, हथेली होती है, ये सब वाला हिस्सा जो है बाद में होता है। तो बच्चा पहले पूरा हाथ उठाता है, उसके बाद उसका कंट्रोल उसकी उंगलियों पर, हाथों पर आता है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, समीप दूराभिमुख विकास। तो आर्थोजेनेटिक, इसे प्रगतिशील विकास क्रम के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कार्य करने के सभी पहलुओं का विकास, ज्ञान, प्रत्यक्षण, धारणा इत्यादि, ये सब क्या है, ये कार्य करने के पहलू हैं। जैसी विशेषज्ञता प्राप्त करने की कमी से विशेषज्ञता प्राप्त करने, पदानुक्रमिक एकीकरण तथा स्पष्ट उच्चारण में वृद्धि को आर्थोजेनेटिक विकास कहा जाता है। और सबसे पहले इसे, इसकी परिभाषा किसने, इसका जो नामकरण है वो किसने किया है, या किसने इसकी पहले सबसे खोज की, वो हेंज वर्नर 1975 में इन्होंने इसके बारे में बताया था। जटिल कौशल से पहले सरल कौशल का विकास आर्थोजेनेटिक विकास का एक प्रकार होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जटिल कौशल मतलब बच्चा हाथ पैर मारना पहले सीख जाएगा, लेकिन किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ना वो उसके बाद में सीखेगा। तो ये क्या है, पहले वो उसका सरल विकास होगा, वह किसी चीज को हाथ से मार सकता है, या किसी चीज पर उठाकर अपने हाथ को रख सकता है, और उसके बाद उसका जो विकास होगा उसके हाथ के पंजे का या उंगलियों का विकास होगा। तो उसके बाद वो कुछ पहले, वो सबसे पहले सिर्फ हाथ किसी चीज को छू सकता है, उसके कुछ दिन बाद वो उस चीज को पकड़ना शुरू करेगा। तो वही क्या है, आर्थोजेनेटिक विकास है। तो मैंने आपको बताया कि विकास के कुछ सिद्धांत कौन से, सामान्य सिद्धांत जो है 9 सिद्धांत बताए मैंने, 3 जैविक सार्वभौमिक सिद्धांत और 9 सामान्य सिद्धांत। तो उनमें सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत हैं, एक है निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दर में समानता की कमी का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, स्वरूप की एकरूपता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, और आखिरी है पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो ये सारे क्या है कि ये सामान्य सिद्धांत है जो सभी क्षेत्रों में, सभी देशों में, सभी जगह एक साथ एक जैसे बच्चों का, मतलब कि अगर सारे मानव बच्चे हैं, इंसानी बच्चे हैं, मनुष्य के सब जो बच्चे हैं, तो उन सभी का विकास, वो देश दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, इन्हीं सामान्य के नियमों के अकॉर्डिंग उन सबका क्या होगा, विकास होगा। तो इनमें से हम बारी बारी से इन 9 विकास के नियमों को पढ़ेंगे और ठीक से समझते हुए चलेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा है। तो प्लीज कंजूसी मत कीजिए, सिर्फ आपको एक लाइक बटन दबाना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का चार्ज कुछ नहीं है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, सब कुछ वीडियो वगैरह सब हम फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उसके नोट्स भी आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जाकर हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें टेलीग्राम में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से हमारे बाकी के सारे नोट्स, हर टॉपिक के नोट्स आपको वहां पर धीरे धीरे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टाइपिंग कर रहे हैं लोग, मेरी टीम लगी हुई है पूरे नोट्स बनाने में, हैंड रिटन नोट्स, टाइपिंग नोट्स, जैसे भी नोट्स होंगे हम बेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, आगे के वीडियो में की तरफ चलते हैं। तो सारे सिद्धांत हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विकास के। तो हमने ये 3 सिद्धांत पढ़ लिए, और इसके बाद हम चलते हैं सामान्य सिद्धांतों की तरफ। तो सामान्य सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, निरंतरता से मतलब है बिना रुके
निरंतर चलने वाला, तो उसमें वो क्या होती है प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया होती है। तो इसका अर्थ है विकास जीवन चक्र के माध्यम से निरंतर होता रहता है। यह मानव के दोनों अनुक्षेत्रों मनोवैज्ञानिक और शारीरिक में क्रमिक और निरंतर परिवर्तनों की प्रक्रिया होती है। इसे ऐसे समझिए कि देखिए भ्रूण अवस्था से विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। तो मानव शरीर में और मानव का जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास है वो उसमें वो निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है। मतलब उसमें निरंतर नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा, उसका मानसिक विकास होता है, छोटे बच्चे का मानसिक विकास, जैसे उसकी वोकैबुलरी मान लीजिए 5 साल की उम्र में 100 वर्ड की है, तो 1-2 साल में उसकी वोकैबुलरी 200 वर्ड हो जाएगी, फिर 500 वर्ड, फिर 1000 वर्ड, फिर कई लाख वर्ड, ऐसे उसकी ना उसका वर्ड कोश जो है, शब्द कोश है, शब्द भंडार है, वो बड़ा होता चला जाएगा। तो यही क्या निरंतरता का सिद्धांत है, मतलब कि निरंतर विकास चलता ही रहता है। मान लीजिए अगर आप प्रतिदिन पढ़ते ही रहे, आप प्रतिदिन हमारे वीडियोस देखते रहे, तो आपके मस्तिष्क का निरंतर विकास होता रहेगा, क्योंकि आपको हम अच्छे से अच्छा मटेरियल पढ़ाते रहेंगे। और हम जो आपको पढ़ाएंगे, अगर आप वीडियो एक बार देख लें तो एक ही बार में उसे पक्का समझिए, आपको दोबारा से तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार जो हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, तो मैं बिल्कुल साधारण सिंपल ऐसे उदाहरण के द्वारा पढ़ाता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो मैं ऐसे उदाहरण लेकर आता हूँ, बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ऐसी चीजें ऐसे इस तरीके से डिस्क्राइब करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ जाए और आप दोबारा उसे कभी ना भूलें और आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी ना पड़े। आप क्वेश्चन को पढ़ते ही बिल्कुल सही आंसर का गोला ही एकदम फिक्स भरे। और 130-20 तक का, 120 से प्लस और 130 तक हम अपना टारगेट लेकर कम से कम चलते हैं कि अगर आप 150 क्वेश्चन करके भी आते हैं तो 130 प्लस आपके नंबर जरूर बनने चाहिए, क्योंकि हम भी भगवान तो है नहीं कि 150 क्वेश्चन ही तैयार करा दें, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट रहता है 120 प्लस हम लेकर चलते हैं। तो विकास की दर में समानता की कमी का सिद्धांत। हालांकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन संज्ञानात्मक, शारीरिक और जीवन की अवस्थाओं में इसकी दर में समानता नहीं होती। उदाहरण के लिए 2 बच्चों की लंबाई अलग अलग दर से बढ़ सकती है। संवेगों के मामले भी यही हाल होता है। तो देखिए, अगर आप किसी मोहल्ले, आप अपने पड़ोस के किन्हीं 2 बच्चों को देखिए जो लगभग समान एज के हैं, जैसे कि एक जनवरी में पैदा हुआ और एक फरवरी में, उनकी एज में इतना कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, लेकिन उनकी लंबाइयों के बढ़ने की जो, ऐसा हो सकता है कि जो पहले बड़ा बच्चा है उसकी लंबाई कम रह जाए और जो छोटा बच्चा है उसकी लंबाई बढ़ जाए। तो विकास की दर में समानता में ना कमी होती है, क्योंकि हर बच्चे का विकास एक समान दर से नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बच्चे की हाइट 4 फीट है तो दुनिया में जितने 10 साल के बच्चे होंगे उनकी सभी की हाइट 4 फीट होगी। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। उसमें विकास की दर में समानता में क्या मिलेगी, कमी भी मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल का बच्चा हो सकता है कोई किसी वो अपने संवेगों पर काबू करना सीख गया हो, और एक दूसरा 10 साल का बच्चा ऐसा हो जो अपने संवेगों को अपने वो काबू में ना कर सकता हो। एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो कोई गलत बात होने पर, जैसे कि उसे कोई चीज ना मिले तो वो चिल्लाता हो, गुस्सा होता हो। लेकिन एक ऐसा भी बच्चा हो सकता है जो उन्हीं बातों को समझता है और वो कोई वस्तु ना मिलने पर बिल्कुल भी ना चिल्लाए। तो विकास की दर में समानता में क्या होती है, कमी होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, काफी सारा उसमें भी मैंने बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वहां से जाकर भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम आपको व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में कोई भी 2 जीव, या 2 जीव नहीं बोल सकते, 2 इंसान बिल्कुल एक जैसे ऐसे नहीं होते कि उनकी कोई चीज अलग ना हो। रंग, रूप, आकार, आकृति में एक जैसे मिल सकते हैं, हो सकता है उनकी सोच में थोड़ा अंतर हो, या उनकी आंखों का कलर अलग अलग हो, या उनके बालों का कलर अलग हो, उनकी स्किन का कलर अलग हो सकता है, या हो सकता है किसी की चेहरे की बनावट में थोड़ा अंतर मिल जाए। लेकिन तो ये से क्या है, ये सब व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है। मतलब कि प्रत्येक जितने भी दुनिया में इंसान है उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। आप ऐसा भी इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं बिल्कुल एक ही समय पर पैदा हुए, जिनमें सिर्फ 1 या 2 मिनट का अंतर है, उनके रंग, रूप, आकृति, शक्लें मैच हो सकती हैं, लेकिन उनकी आदतों में क्या हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। जैसे कि मेरे 2-4 नहीं, मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो ट्विंस हैं, जैसे नेहा निशा है, जतिन सचिन है और शिवम शुभम है। ये सब मेरे क्या है, ये सब मेरे ट्विंस दोस्त हैं, जो 3 ट्विन हैं, और ये 6 दोस्त मेरे ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्विन है। और इनमें प्रॉपर, हालांकि उनको देख के हम पहचानना मुश्किल ही है, क्योंकि उनमें से आज तक मैं भी उनके आधों के नाम नहीं, आधो क्या उन सभी के नाम मुझे प्रॉपर अभी भी ना मिस्टेक हो जाती है, कभी किसी का नाम किसी पर ले लेते हैं, लेकिन आप उनको उनके आदतों के और उनके बोलने चाल के तरीके से पहचान सकते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता उससे मतलब है कि उनके किसी ना किसी चीज में बिल्कुल भिन्नता जरूर होगी, बिल्कुल वो सेम टू सेम 100% एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। रंग, रूप, आकृति, किसी ना किसी चीज में आपको भिन्नता मिल जाएगी। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। स्वरूप की एक रूपता का सिद्धांत। विकास का स्वरूप समरूप और सार्वभौमिक होता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास, भाषा विकास, चलना सीखना आदि विशिष्ट दर और अभिव्यक्ति के साथ एक निश्चित और समान रूप में व्यक्ति विकसित होता है। 5वां सिद्धांत है सामान्य से
विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में बच्चा सामान्य प्रतिक्रिया करता है और फिर धीरे धीरे विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को करना सीखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चा पहले अपने सिर्फ हाथ पैरों को उठाना सीखेगा, वो पहले अपने हाथ पैरों को उठाएगा, उसके बाद में वो किसी चीज को छूने की कोशिश करेगा, उसके कुछ दिन बाद और जब उसका विकास होगा तो वो उस चीज को पकड़ के उठाने लगेगा और फिर उसके बाद वो उस चीज पर को मजबूती से पकड़ने लगेगा। तो यही क्या है कि पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है, अपने हाथ पैर हिलाता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है जब वो किसी वस्तु को उठा लेता है। तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत है। जैसे उदाहरण के लिए बाएं बाएं करते वक्त शुरुआत में बच्चा अपना पूरा हाथ हिलाता है और फिर केवल हथेली को लहराना सीख जाता है। जैसे आपने छोटे बच्चे देखे हो, जैसे 1 या 2 साल के बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें बाय बाय बोले तो वो अपना पूरा हाथ अपने शोल्डर तक, पूरी कोहनी, हाथ, कलाई, पूरी बाजू, शोल्डर तक वो हिलाते हैं। लेकिन जब बच्चा कुछ दिन थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 2 या 3 साल में, उसका विकास ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ अपनी हथेली हिलाकर बाय बोलता है, बाकी वो अब अपना पूरा हाथ नहीं हिलाता, सिर्फ हथेली हिला देता है। भाषा के संदर्भ में भी ऐसा ही है, जहां वे सभी व्यक्तियों को माँ और पिताजी आदि से संबोधित करता है। मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है वो सभी को क्या बोलता है, सभी महिलाओं को माँ बोलता है, सभी बुजुर्गों को, सभी पुरुषों को क्या बोलता है, पिताजी बोलता है, और सभी बुजुर्गों को अगर उन्हें बाबा या दादा कहना सीख लिया है तो वो सभी को उन्हें क्या बोलता है, बाबा या दादा। या फिर वो सभी जो एक जैसी आयु वर्ग के लोग हैं, जैसे कि कोई उनकी अकॉर्डिंग उन्हें दिखने में ऐसा लगता है कि ये मेरे पापा की एज का है, तो वो सब उन सभी को क्या बोलेगा, वो उन बच्चा उन सभी को पापा बोलेगा, और अपनी माता की आयु की सभी स्त्रियों को क्या बोलेगा, वो मम्मी बोलेगा। तो माता और पिताजी के रूप से सभी को संबंधित करता है। तो एकीकरण का सिद्धांत देखिए, विकास संपूर्णता से विशिष्टता की ओर और विशिष्टता से संपूर्णता में होता है, जिसका अर्थ है कि वह शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का एकीकृत प्रयास होता है। तो ये किसने कहा है, ये कुप्पू स्वामी ने 1963 में ये सिद्धांत दिया है, एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास संपूर्णता से विशिष्टता और विशिष्टता से संपूर्णता में होता है, जिसका अर्थ है कि शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का एकीकृत प्रयास होता है। तो देखिए, पहले जो छोटा बच्चा होता है वो अपने अंगों पर उतनी पकड़, अपनी इतनी पकड़ उसकी नहीं होती है कि वो अपने सारे अंगों को एक साथ यूज कर पाए। ऐसा हो सकता है कि बच्चा हाथ पैर पटक रहा है, अलग अलग पैर पैर पटक रहा है या हाथ हाथ मार रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उसके अंगों का विकास होता जाएगा, तो वो सारे अंगों का एक एकीकृत प्रयास करेगा। क्योंकि बचपन में बच्चा इसीलिए नहीं चल पाता क्योंकि उसकी अपने सारे अंगों पर पकड़ नहीं होती, सारे अंगों पर उसका क्या नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है तो शरीर के सभी अंगों पर, जैसे हाथ पैर धड़, सभी पर उसका क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, वो चलना सीख जाता है। पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत एक प्रसिद्ध कहावत है जो आपने देखी होगी, इसके स्वस्थ मन में ही क्या होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रहता है। थोड़ा यहाँ पर वैसे लैंग्वेज बदल के लिख दिया, तो कहावत ऐसे है कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, जो यह इंगित करता है कि एक अंग का विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के अन्य अंगों के विकास से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, कम विकसित मस्तिष्क के कारण भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रियाओं में भी कमी पाई जाती है। जैसे कि आप देखिए कि कोई बच्चा अगर कुपोषित है या जिसका शारीरिक विकास बिल्कुल ठीक से नहीं हुआ है, या कोई बच्चा ऐसा है जिसकी लंबाई उसकी आयु वर्ग के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी है, तो उसका मस्तिष्क विकास भी क्या होगा, उससे बाधित हो जाएगा, क्योंकि ना वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा। बच्चे अपनी आयु वर्ग के बच्चों से अगर वो काफी डिफरेंट दिखाई देता है, काफी अलग दिखाई देता है, उसका विकास ठीक से नहीं हुआ है, अगर उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ है तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और उसका मानसिक विकास उससे प्रभावित होगा। और अगर कोई बच्चा अपनी एज के बच्चों से, अपने आयु वर्ग के बच्चों से मस्तिष्क विकास में कम है, जैसे कि कोई बच्चा अपनी क्लास से एक कक्षा नीचे की कक्षा का होमवर्क भी नहीं कर पाता, जैसे कोई बच्चा 10 साल का है और लेकिन उसका मानसिक विकास कैसा है, सिर्फ 5 साल के बच्चे जैसा, तो क्या होगा कि उससे उसके विकास का तो उसकी जो बाकी सारी क्रियाएं हैं, भावनात्मक और बौद्धिक क्रियाएं, वो सब उससे प्रभावित होंगी और उसकी शारीरिक क्रियाएं भी उससे प्रभावित होंगी। तो अंतःक्रिया का सिद्धांत, आंतरिक और बाहरी प्रभावों की सक्रिय अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकास सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए देखिए कि प्रकृति बनाम पोषण संपत्ति विकास में जीन और मनोसामाजिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, जैसे कि हम पहले भी देखिए चर्चा कर चुके हैं कि विकास का स्वरूप जो होता है वो स्वरूप और निरंतरता के समानता के सिद्धांत का पालन करते हैं। मतलब कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है और दुनिया के सभी, अगर हम बालकों के विषय में ही बात करें तो विश्व के सभी बालकों में वो एक तरीके से एक नियमों के अनुसार चलता है। तो इसी के अनुक्रम की भविष्यवाणी की जा सकती है कि के लिए बोवेंस की नवजात शिशुओं में पाई जाने वाली अनैच्छिक क्रिया होती है जो 8 से 12 महीने की उम्र में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो अगर आप बोविंस्की के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डेवलपमेंट मतलब विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या क्या हैं,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि विकास की जो अब तक हमने विकास के रूप पढ़े कि विकास की प्रक्रिया के कितने रूप हैं, किस रूप में विकास होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा विकास के जैविक सिद्धांत। अगर आपने वीडियो जरा सा भी काट कर आप यहाँ पर आए हैं तो प्लीज गाइज वापस से जाकर वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ सकते हैं, तभी आप एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सीटेट के बाल विकास में आपके 30 में से कम 28 नंबर फंसे, तो प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। ये मत देखिए क्योंकि मुझे पता है आप दिन में 2 से 3 घंटे 4 घंटे लूडो खेलने में और टिकटॉक में ही बर्बाद कर रहे हैं। तो गाइज जो समय को पास करता है, मतलब कि जो टाइम पास करता है, टाइम उसे पास कर देता है। इस बात को नोट कर लीजिए कि जो समय पास करता है, समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। तो समय का सही यूज कीजिए। लॉकडाउन चल रहा है, हम घर बैठे इतनी मेहनत कर करके आपके लिए वीडियोस तैयार कर रहे हैं, और आपको 10 जगह पढ़ने की बजाय बेटर है एक जगह से पढ़ा जाए। तो मैं सभी जगह का कंटेंट कलेक्ट करके आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि आसान से आसान मटेरियल और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल सके। और तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर देना है और वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप में से हमारा हर व्यूअर 10 दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराए तो हम जल्द ही हमारा एक बड़ा परिवार, यूट्यूब का एक बड़ा परिवार, बीटीसी या बीएड या जेबीटी या जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोर्स आपने किया है और सीटेट में आप इन्वॉल्व हैं, तो सीटेट हमारा परिवार आप इसे बोल सकते हैं। तो हमारा परिवार को जल्दी से बढ़ाने के लिए अपने सभी सीटेट की तैयारी करने वाले दोस्तों को इसे सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग अभी भी टाइम लूडो खेलने में, पबजी खेलने में बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए तो सख्त हिदायत है कि टिकटॉक, पबजी ये सब अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं कहीं और सही, लेकिन पढ़िए जरूर। मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ आप हमारे ही वीडियो देखिए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, कहाँ थे हम। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, बालकों के विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला है वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बुद्धि और यौन। तो ये 6 से 7 कारक हैं जो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इनमें पहला है वंशानुक्रम। तो डिंकमेयर के अनुसार, डिंकमेयर एक साइकोलॉजिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या बोलते हैं कि वंशानुक्रम कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। तो वंशानुगत कार्यक्रम के वंशानुगत जो विशेषताएं उनके बारे में क्या बोलते हैं कि जन्म डिंकमेयर के अकॉर्डिंग है कि जो बच्चे का जब जन्म होता है तो आनुवांशिकता से रिलेटेड ये वंशानुक्रम है, आनुवांशिकता ही वंशानुक्रम आप इसे बोल सकते हैं। तो माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं वही क्या है, वो वंशानुक्रम होते हैं। आनुवांशिकता का रूल आप इसे बोल सकते हैं आनुवांशिकता, लेकिन वंशानुक्रम जो होता है वो जन्म के समय से ही छात्र बच्चों में पाई जाती है। और प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। तो जो भी उसके जीवन की गतियां हैं उन सबको नियंत्रित कौन करता है, वो वंशानुक्रम करता है। जैसे प्राणी की का रंग है, उसका रूप है, उसकी लंबाई है, उसकी जो भी बाकी की शारीरिक विशेषताएं जैसे कि तर्क, स्मृति, बुद्धि, जो भी उनकी उसकी मानसिक योग्यता है, उन सबका निर्धारण वंशानुक्रम के द्वारा होता है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा बोल रहे हैं डिंकमेयर। तो जैसे कि माता के रज और पिता के स्पर्म कणों से बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। जैसे आप इसे ऐसा ही बोल सकते हैं कि माता पिता के जीन्स से जो बच्चे को का जो जोड़ा बच्चों में आता है, जो बच्चों में आनुवंशिकता माता पिता से प्राप्त होती है, ये जीन ही क्या होते हैं, ये वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता दिखाई देती है, इसे क्या बोलेंगे, और इसे बोलेंगे भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन आप इसे बोल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे, ये भिन्नता का, इसे हम नियम बोलेंगे, भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। तो मैंने आपको बता दिया कि एक ही माता पिता की संतानों में भी क्या होती है, भिन्नता दिखाई देती है। क्योंकि आप अपने भाई बहन को ही देख लीजिए, उनमें से कोई भी बिल्कुल सेम टू सेम आपके जैसा नहीं होता नहीं, और ना ही मतलब कि उनमें थोड़ी बहुत डिफरेंस आपके जैसा हो सकता है, आपकी शक्ल मैच करती हो, लेकिन आपके बाल, आंखों का कलर, हाइट, कुछ भी एक चीज, एक ना एक चीज ऐसी होगी जो भिन्नता जिसमें देखने को मिलेगी। आप अपने भाई बहनों को देखिए, अभी जाकर उनसे पूछे कि क्या हमें क्या सिमिलरिटी है और क्या अलग अलग डिविजिबिलिटी है, सॉरी भिन्नता क्या क्या है, तो क्या क्या वेरिएशंस आप में है, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा इसी में होता है
प्रतिगमन का नियम, जिसे कि बोलते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन, इसके अकॉर्डिंग जो होती है कि जो प्रतिभाशाली माता पिता है, मान लीजिए किसी के माता पिता बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी बुद्धिमान ही हों। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रतिगमन का सिद्धांत। तो जरूरी नहीं है कि जो बुद्धिमान माता पिता हैं उनके बच्चे बुद्धिमान ही हो, मतलब कि उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं, दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं, ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि जो दुर्बल बुद्धि वाले माता पिता हो या बिना पढ़े लिखे माता पिता हो या कम पढ़े लिखे हो या थोड़े सीधे स्वभाव के हो, तो जरूरी नहीं है उनके बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही हो सकता है उनके बच्चे उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो, उनसे ज्यादा पढ़ जाएं, उनसे ज्यादा स्वभाव उनका जो स्वभाव हो उनके माता पिता से थोड़ा भिन्न हो, थोड़ा क्या ज्यादा भिन्न भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दुर्बल बुद्धि माता पिता के प्रतिभाशाली बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसे बोलेंगे प्रतिगमन का सिद्धांत। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रतिगमन का सिद्धांत नियम और भिन्नता का नियम दोनों किसके अकॉर्डिंग अंतर्गत आते हैं, ये वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो प्राणी का रंग रूप लंबाई शारीरिक योग्यता यहाँ पर सब आप लिखा हुआ, आपने पढ़ ही लिया होगा। निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही किसके द्वारा होता है, इन सबका निर्धारण किसके द्वारा होता है, वंशानुक्रम के द्वारा। तो वातावरण की अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो वातावरण में वे सभी तत्व या बाह्य शक्तियां आती हैं जो जिनका प्रभाव परिस्थिति और आदि सम्मिलित है, जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है और अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालकों के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक ढंग से प्रभावित करता है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था, जो जहां पर हम बाल विकास पढ़ रहे थे, तो विकास पर किस किस का असर पड़ रहा है, हमने वहां पर भी थोड़ा सा विकास के बारे में पढ़ा था। तो विकास जो होता है वो अनुवांशिकता और वातावरण का दोनों का क्या होता है, गुणात्मक रूप होता है। तो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही विकास पर अपना पूरा पूरा इम्पैक्ट डालते हैं। अब देखिए, जैसा बच्चा वातावरण में रहेगा, जिस वातावरण में बच्चा रहेगा उसका वैसा ही नेचर होगा, उसकी प्रकृति वैसी ही होगी। अगर कोई बच्चा ऐसे लोगों के बीच रहता है जहां पर सभी लोग एजुकेटेड हैं, सभ्य हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं और सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं और अपशब्दों का या गाली का किसी भी तरीके का प्रयोग वहां पर नहीं किया जाता है, तो वहां पर रहने वाले बच्चे का विकास जो होगा, मानसिक विकास, वो अच्छे तरीके से होगा और वो बच्चा गालियां नहीं देगा, सभ्य भाषा का प्रयोग करेगा, असभ्य नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई बच्चा ऐसी जगह में रहता है जहां पर असभ्य लोगों का डेरा है, बिल्कुल वहां पर लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या नशे में होकर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद वहां पर अक्सर होते रहते हैं, या जैसे कि वातावरण से रिलेटेड यहाँ पर कहा है कि घर का वातावरण जो होगा वो सबसे ज्यादा बच्चे के विकास पर प्रभाव डालेगा। तो अगर घर में माता पिता की लड़ाइयां अक्सर होती रहती हैं तो बच्चे की बुद्धि पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप में से कोई वीडियो को यहाँ पर देख रहा है और उनके घर में कोई ऐसा है जो बच्चों के सामने झगड़ा करता है, तो उसको जाकर प्लीज अभी के अभी जाकर वीडियो दिखाइए और उनको बताइए कि आपके झगड़े का असर आपके बच्चों पर पड़ता है। अगर किसी के माता पिता झगड़ते हैं तो बच्चे का मानसिक विकास बाधित होता है, बच्चा आपका पढ़ नहीं पाएगा, आपसे वो कहेगा नहीं लेकिन वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा, घुटता रहेगा और अंदर ही अंदर उसमें क्या होगा, एक अलग तरह की नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक सोच उसके अंदर घर कर लेंगी। तो प्लीज गाइज, सभी बच्चों के साथ प्यार से रहिए और बच्चों को, जैसे कि आपको पता है, अगर आप प्राथमिक में शिक्षक या जूनियर में शिक्षक बनते हैं तो बच्चे ही आपके लिए क्या है, भगवान है। तो भगवान का रूप बच्चे होते हैं, उनके साथ किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि ना करें जिससे उन पर गलत प्रभाव पड़े। तो आहार से मतलब यहाँ पर माँ का आहार, क्योंकि ये गर्भकालीन स्थिति विकास की बात हो रही है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ का जो आहार होता है वो गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ जैसा आहार ग्रहण करती है उसके बच्चे पर वैसा ही क्या होता है, असर पड़ता है। अगर वो तामसिक भोजन का यूज करती है, जिसे हम बोल सकते हैं ज्यादा तला भुना भोजन या बासी खाना, तो उसके बच्चे का विकास, बच्चे के मस्तिष्क का जो विकास होगा गर्भावस्था के दौरान वो कैसा होगा, वो कम होगा, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। तो कैसा ताजा, साफ और अच्छा भोजन करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। तो आहार की जो मात्रा होती है, आहार की मात्रा की अपेक्षा उसके आहार में जो तत्व विद्यमान होंगे वो बालक के विकास को अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तो जिसे आप बोल सकते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट एक प्रेग्नेंट लेडी को लेनी चाहिए, सभी माओ को ये लेना चाहिए हेल्दी डाइट। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि वो भरपेट खाए, जरूरी है कि आवश्यक तत्वों की पूर्ति उससे हो, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब जो भी मतलब हड्डी वगैरह में सब कुछ मानव शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, एक छोटे बच्चे गर्भस्थ बच्चे के लिए जो आवश्यक है वो सभी तत्व उस भोजन में होने चाहिए। उसकी मात्रा से फर्क नहीं पड़ता कि आप आधा किलो खा रहे हैं या 1 किलो खा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 ग्राम चीज में भी वो सारे एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं तो वही उसके लिए क्या है, वही उसके लिए प्रॉपर डाइट है, वही उसका सही भोजन है, वही उसके लिए संतुलित भोजन है। संतुलित भोजन
संतुलित न्यूट्रिशन जरूर लेना चाहिए। रोग रोग भी विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। ऐसे देखिए, अगर भी कोई बच्चा बचपन से ही बार बार बीमार होता है, जैसे प्रत्येक सर्दी आने पर बच्चे को निमोनिया हो जाता है, या अक्सर बच्चा खांसी जुकाम दर्द जैसी छोटी छोटी परेशानियों से क्या होता है, प्रॉब्लम में रहता है, तो उसको क्या होगा, उस बच्चे का शारीरिक विकास धीमा होगा अकॉर्डिंग टू स्वस्थ बच्चों के। जो स्वस्थ बच्चे होंगे उनका विकास कैसा होगा, जल्दी। और अगर कोई बच्चा बार बार बीमार होता है तो उसका विकास बाधित होगा। और या ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी को बार बार बच्चे को चोट लगती है तो उसका विकास भी क्या होगा। अगर कोई बच्चा इतना ज्यादा शैतान है कि वो हर सप्ताह प्रति माह अक्सर एक बड़ी सी चोट मार लेता है, कभी हाथ में कभी पैर में, तो शरीर के जो बहुत सारी डाइट है, जो शरीर के विकास में लगने वाले तत्व हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, वो उसकी टूट फूट की मरम्मत करेंगे। जैसे कि कहीं पे एक जख्म हो गया तो काफी सारी एनर्जी, काफी सारे जो एलिमेंट्स है वो उसके उस जख्म की पूर्ति करने में लग जाएंगे, जो कि उसकी वृद्धि में सहायक होते। तो अगर काफी बच्चा चोट वगैरह मारता है तो उसका विकास तब भी प्रभावित होता है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो इसके बाद आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरफ। तो बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। तो जो बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, जैसे पैराथायराइड ग्रंथि है, या पीयूष ग्रंथि है, या कोई सी भी ऐसी ग्रंथि है जो जिनसे स्राव निकलते, हार्मोन्स निकलते हैं, वो सब ग्रंथियां जो होती हैं वो बच्चों के विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डी और दांतों के विकास का निर्भर करता है। पैराथायराइड ग्रंथि मतलब जो गले में थायराइड ग्रंथि है, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उससे ही क्या होता है, उससे वो सब कई सारे ऐसे विटामिन हैं और कई सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही प्रोड्यूस हमारी बॉडी में होते हैं, जो बाहर से हमें कहीं से नहीं मिलते हैं। जैसे विटामिन डी है, तो विटामिन डी की प्रोडक्शन में शरीर में सहायता क्या करता है, पैराथायराइड ग्रंथि की मदद से ही, वो पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी मदद से ही क्या होता है, विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है या उत्पादन होता है हमारे शरीर में। तो बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। तो इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है वो ही बच्चे को शांत और उग्र बनाने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगर इस ग्रंथि से हार्मोन निकलेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चा शांत या उग्र होगा। ये सब पैराथायराइड ग्रंथि का ही काम है। तो बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछ और पुरुष की मोटी आवाज और गले का जो उभरा हुआ भाग होता है वो सब क्या होता है, वो थायराइड ग्रंथि की वजह से होता है। और स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है, गोनेड ग्लैंड जिसको आप बोलते हैं। तो बालक, यहाँ से आपने पढ़ ही लिया कि बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषों के लक्षण, दाढ़ी, मूछ, ये सब किससे होते हैं, थायराइड ग्रंथि से। तो बालक की बुद्धि, तो बुद्धि भी एक क्या है, इंपोर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखिए, तीव्र बुद्धि जो बालक होंगे उनका जो विकास होगा वो मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा ज्यादा तेज गति से होगा, और जो दुर्बल बुद्धि वाले बालक होंगे उनका जो विकास होगा वो तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा कैसा होगा, धीमी गति से होगा, मंद गति से होगा। तो विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। तो यौन, यानी कि आप इसको लिंग भेद बोल सकते हैं, यौन भेद का भी शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जन्म के समय जो लड़कियां होती हैं लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो वयसंधि अवस्था होती है, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, उस अवस्था के प्रारंभ होने पर लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण, मैच्योरिटी के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी क्या होता है, कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। तो सारी लड़कियां अगर खुश हो गई हैं इसको सुनकर कि लड़कियों का मानसिक विकास कुछ पहले पूर्ण हो जाता है, मतलब पहले ज्यादा मैच्योर हो जाती हैं, तो अगर आप प्रसन्न हैं इसको सुनकर तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी के लिए, सभी दोस्तों के लिए, सभी फीमेल्स के लिए, सभी गर्ल्स के लिए, सभी महिलाओं के लिए। अगर आपको मैंने आपकी तारीफ कर दिया कि लड़कियों का विकास जल्दी हो जाता है मानसिक, तो प्लीज उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी सारी फ्रेंड्स से शेयर करके सब्सक्राइब करा दीजिए, लिंक उसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इस विकास की जितनी अवस्थाएं हैं, देखिए हरलोक है, रोस है, एबिंगहॉस है, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, कोई भी इतने सारे साइकोलॉजिस्ट पूरे आपके सिलेबस में है। तो उनमें से जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं सॉरी, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग विकास की अवस्थाओं का क्या किया है, विभाजन किया है। तो हम उनमें से 2 या 3 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए भी जाते हैं। तो
सबसे पहले हम देखेंगे तो बाल विकास की अवस्थाएं हम पढ़ने वाले हैं। तो बाल विकास की अवस्थाओं के लिए मैं पहले ही से आपको बता दूं कि अलग अलग जो भी जितने साइकोलॉजिस्ट हैं सभी के अकॉर्डिंग अवस्थाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सभी को प्लीज ध्यान से देखते रहिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताते रहिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए एक रोस साइकोलॉजिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग विकास की 4 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था क्या है, शेष अवस्था, जिसकी अवधि इन्होंने देखिए कहीं कहीं पर आपको ये अवधि 1 से 3 वर्ष भी लिखी हुई मिल सकती है, कहीं कहीं 1 से 5 वर्ष। तो ये अवस्था नहीं पूछेगा, ये सिर्फ अगर इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कुछ है, किसी में कुछ है, एससीईआरटी में कुछ है। तो रोस के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो 4 हैं। तो पहली उसमें शेष अवस्था है जो 1 से 3 वर्ष आप मान सकते हैं, 1 से 5 वर्ष। दूसरी है बाल्यावस्था जो कि है 3 से 12 वर्ष, या इसे आप 5 से 12 वर्ष भी लिख सकते हैं, जो कि इसमें आपको सामने दिख रहा होगा। तो आप इसे 3 से 12 या 1 से 12 अपनी सुविधा के अनुसार मान सकते हैं। ऑप्शन में आपको दोनों में से एक ही मिलेगा, या इंपोर्टेंट ज्यादा आप इसमें से 3 से 12 मान लीजिए, इसको 3 से 12 कर लीजिए। तो 3 से 12, 1 से 3। अब जो बाल्यावस्था होती है इसका भी उन्होंने 2 तरीके से विभाजन किया है। तो एक जो होगी 3 से 6 वर्ष और दूसरी होगी 6 से 12 वर्ष। तो इसे क्या बोलेंगे, जो पहली होगी वो पूर्व बाल्यावस्था और जो दूसरी है वो उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या है, 3 से 6 वर्ष है, और उत्तर बाल्यावस्था की अवधि क्या है, 6 से 12 वर्ष है। तो किशोरावस्था तीसरी अवस्था जो जिसे इन्होंने माना है उसकी अवधि क्या है, 12 से 18 वर्ष इन्होंने किशोरावस्था की क्या मानी है, अवधि मानी है। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 से 3 और 3 से 12, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष, और 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था को इन्होंने क्या माना है, 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था को इन्होंने माना है प्रौढ़ावस्था। तो देखिए सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अवस्थाओं की अवधि और अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन हम अपने अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से कि हमें पढ़ने में आसानी रहे उसके अकॉर्डिंग हमने सभी का मिला जुला एक स्वरूप तैयार कर लिया है। तो देखिए शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, क्योंकि जो रोस ने अपनी अवस्थाओं में गर्भावस्था को तो इंक्लूड किया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने गर्भावस्था को भी उसमें इंक्लूड किया है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं अगर आप देखें तो शैशवावस्था जिसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 9 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था इसे 3 से 6 वर्ष कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था 11 से 15 वर्ष तक, और किशोरावस्था उत्तर किशोरावस्था आप इसको बोल सकते हैं 15 से 19 वर्ष तक, और वयस्क अवस्था 18 वर्ष के बाद। अब हम देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट विकास की अवस्थाओं का विभाजन क्या है वो हरलोक के अकॉर्डिंग है। तो हरलोक का ही ज्यादातर एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है, और हरलोक का विभाजन सर्वसम्मत भी लगता है, सभी ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इससे क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। हरलोक के जो अकॉर्डिंग जितनी भी स्टेजेस हैं बाल विकास की बताई गई हैं वो सब आपकी सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट में हरलोक से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हरलोक ने अपनी जो अवस्थाएं बताई हैं वो 6 अवस्थाएं बताई हैं, और इन 6 अवस्थाओं में भी कुछ अवस्थाओं का उन्होंने विभाजन किया है। जैसे बाल्यावस्था को उन्होंने 2 अवस्थाओं में बांटा है, किशोरावस्था के भी 2 भाग बताए हैं। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसका कई तरीके से विभाजन कर दिया है। तो हरलोक के अकॉर्डिंग पहली अवस्था जो है वो जन्म से पूर्व की अवस्था है, जिसे आप गर्भावस्था बोलेंगे, और इसकी अवधि वगैरह सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो गाइज पहले देखिए टॉपिक्स पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। पहले हम देखेंगे हरलोक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, और उसके बाद हम प्रत्येक अवस्था की विशेषता के साथ उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहली जो अवस्था है वो हरलोक के अकॉर्डिंग है जन्म से पूर्व की अवस्था, यानी कि जिसको हम बोलेंगे गर्भावस्था, जिसे प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। इसके बाद आ जाती है जन्म से 14 दिन तक की अवस्था, यानी कि इसे बोलेंगे प्रारंभिक शैशवावस्था। ये गर्भावस्था, ये प्रारंभिक शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी पीरियड। तो इन्फेंसी की एज इन्होंने कितनी मानी है, जन्म से 14 दिन, या इसे आप 2 सप्ताह भी बोल सकते हैं। आप इस पे यहाँ पर लिख सकते हैं 2 वीक। इसके बाद आ जाती है बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष, इसके बीच में भी इन्होंने हाँ ठीक है बाल्यावस्था। इसके बाद 11 से 13 वर्ष तक आती है प्रारंभिक किशोरावस्था, 13 से 17 वर्ष तक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा उत्तर किशोरावस्था। और 15 से या 17 से 21 यहाँ पर इन्होंने दिए, देखिए दोबारा से देखिए 11 से 13 तक प्रारंभिक किशोरावस्था, 13 से 17 अवस्था मध्य किशोरावस्था, और
17 से 21 तक इन्होंने इसे उत्तर किशोरावस्था माना है। कहीं कहीं पर ये विभाजन आपको अलग भी थोड़ा अलग और विस्तृत रूप में भी लिखने को मिल जाएगा, जिसमें इन्होंने टोटल कुल मिला के 11 अवस्थाएं बताई हैं। तो हम कम इनमें से जो सर्वमान्य है, जिसे कि मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्त कर दिया गया है, जो सर्वमान्य है उनमें से हम 9 अवस्थाओं को पढ़ेंगे, और वो 9 अवस्थाएं क्या है एग्जाम के रिलेटेड हमारी इंपोर्टेंट भी है। तो सबसे पहली अवस्था है प्रीनेटल पीरियड, गर्भावस्था। तो जैसे कि मैंने आपको विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग में भी पहले बता दिया था, जो विकास के 3 जैविक मूल सिद्धांत थे, तो जिसमें पहला था सिरपादोभिमुख सिद्धांत या शीर्षाभिमुख सिद्धांत, सॉरी, या जो मैंने आपको पहले भी इसके अकॉर्डिंग बता दिया था। तो वो क्या है, वो प्रीनेटल पीरियड, गर्भावस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था। तो उसमें पहले क्या होता है, उसमें सिर का विकास पहले होता है और बाकी के धड़ का विकास पहले बाद में। तो आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि जो सिर का आकार है वो बाकी धड़ की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो ये गर्भावस्था प्रीनेटल पीरियड में आप देख पा रहे होंगे इसकी अवधि कितनी होती है, 280 दिन आप इसमें लिख सकते हैं। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कितनी अवधि होती है, इसकी अवधि होती है 280 दिन। तो जन्म से पूर्व की अवस्था है। तो गर्भकालीन अवस्था की कुछ विशेषता भी होती है, जैसे इस अवस्था में जो विकास होता है वो अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र विकास होता है, और समस्त रचना, भार और आकार में जो भी वृद्धि होती है तथा आकृतियों का जितना भी निर्माण होता है, जैसे शरीर की जितनी भी आकृतियां, हाथ पैर से मतलब यहाँ पर है, तो जितनी भी आकृतियां होती हैं उन सबका निर्माण भी क्या होता है, इसी अवस्था में होता है। शरीर के जितने बाहरी अंग है उनका विकास सबका गर्भावस्था में भी हो जाता है। और जितने भी होने वाले मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन है इस अवस्था में, जितने भी मतलब परिवर्तन होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब शारीरिक परिवर्तन होते हैं। मतलब हाथ पैरों का बनना, भारी अंगों का निर्माण, ये सब क्या होता है, वो किस अवस्था में होता है, गर्भावस्था में। तो और नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा क्या होता है, विकास तीव्र अवस्था से होता है। जन्म से पूर्व की अवस्था है गर्भावस्था, इसकी अवधि लगभग 280 दिन। आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चित्र के बाई पिक्चर पढ़ाता चलूंगा और डिस्क्राइब करता चलूंगा, और आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको थोड़ा तेज लग रहा है तो मैं थोड़ा धीमा भी बोल सकता हूँ, अगर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप थोड़ा सा तेज बोलते हैं। आप वीडियो के राइट कॉर्नर में ऊपर जाकर 3 डॉट से वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। 0.75 टाइम्स की स्पीड कर लीजिएगा, 0.7 गुना, मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम। तो आप बिल्कुल एकदम सही और धीरे धीरे लिख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम का वीडियो हो जाता है तो फिर आप देखने के लिए बोलते हैं कि सर 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो गया। हालांकि वीडियो आज काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन हमने आज पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है, और लगभग हम इसके लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ थोड़ी ही देर का ये और चैप्टर हमारे अकॉर्डिंग बचा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि हम हर चैप्टर को, हर टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर खत्म करते हुए चलेंगे, ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाएगा तो उसका रिवीजन करने में भी आसानी होगी, बार बार आपको वीडियोज नहीं ढूंढने पड़ेंगे, बार बार आपको कंटेंट कहीं और से नहीं लेना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा एक चैप्टर विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से जो संबंध है वो पूरा हम चैप्टर करने वाले हैं। और इसके स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक लिए हैं। तो पहले ही पृष्ठ पर, पहले ही पेज पर वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो पहला ही आपको लिखकर वहाँ पर मिल जाएगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए हैं। तो हम, मेरे अकॉर्डिंग, हम शायद 4th स्टेप पर हैं। इसके बाद आ जाती है शैशवावस्था, जिसकी अवधि इन्फेंसी पीरियड इसका नाम है। उसकी अवधि कितनी है, जन्म से 15 दिन या 0 से 15 दिन, या आप इसे 2 सप्ताह बोल सकते हैं। और इसे, इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, इसी अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि शैशव यानी शिशु की जो उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता के द्वारा कराया जाता है। किसका, तो इसे क्या है कि बच्चा गर्भावस्था के बाद जब जन्म लेता है तो वो बाहरी समाज से, बाहरी माहौल से, बाहरी पर्यावरण से, बाहर के स्थिति से, परिवारजनों से वो क्या करता है, वो सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है इस अवस्था में। इसलिए इसे क्या कहा गया है, इसे बोला है समायोजन की अवस्था। समायोजन की अवस्था इसको हम बोलेंगे। तो नोट करते चलिएगा, शैशवावस्था, इसकी अवधि कितनी है, 14 दिन बोल सकते हैं, 15 दिन तक बोल सकते हैं, जन्म से 15 दिन या 2 सप्ताह भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बचपन अवस्था, यानी कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, बेबीहुड। और यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर कब तक चलती है, 2 वर्ष तक चलती है। और इसको पराश्रितता की अवस्था भी हम बोल सकते हैं, संवेगी प्रदान अवस्था भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा दूसरों पर आश्रित होता है। वो सभी खाने पीने के लिए, खेलने के लिए, चलने फिरने के लिए, एक जगह से स्थान पर दूसरे स्थान से जाने के लिए, मतलब कि अगर उसे कहीं और जाना भी है या कहीं और लेकर जाना है तो उसे कोई और उठा के लेकर जाएगा। 2 साल तक बच्चा मुश्किल से ही चलना सीख पाता है। तो क्योंकि 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था है, और इसको क्या बोलेंगे,
संवेग प्रधान अवस्था या पराश्रितता। पराश्रित कब होता है बच्चा? इसी अवस्था में होता है, बचपन अवस्था में, जिसका बेबीहुड, इस अवस्था में बच्चा पराश्रित होता है। इसके बाद आ जाती है, देखिए थोड़ा मैं आपको और उसका थोड़ा डीप बता दूं बचपन अवस्था के बारे में, कि संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को हमने क्या बोला था? संवेग प्रधान अवस्था बोला था, क्योंकि सभी जितने भी संवेग होते हैं, सुख, दुख, हर्ष, क्रोध, प्रसन्नता, रोना, चिल्लाना, वो सब क्या होते हैं? इसी स्टेज में उन सभी की क्या होती है? प्रधानता होती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? संवेग प्रधान अवस्था। तो देखिए यहाँ से आप नोट करते चलिएगा कि हर अवस्था की जो विशेषता है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, कि संवेग प्रधान अवस्था कौन सी है, या पराश्रितता की अवस्था कौन सी है, या समायोजन की अवस्था कौन सी है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि शैशव अवस्था क्या होती है? समायोजन की अवस्था होती है। और बचपन अवस्था क्या होती है? संवेग प्रधान अवस्था होती है। और कैसी अवस्था होती है? पराश्रितता की अवस्था होती है। इसके बाद आ जाती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, जिसकी अवधि कितनी है? 2 से 11 वर्ष या 2 से 12 वर्ष, आप इसको मान सकते हैं। 2 से 11 या 12 तक ये क्या होती है? इसकी अवधि होती है। अब इसके भी दो पार्ट हैं। एक जब जिसे हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड, इसकी अवधि कितनी होती है? 2 से 6 और 6 से 11 लिख लीजिए या 12 लिख लीजिए। कलर चेंज करते हैं थोड़ा। 6 से 11 और 2 से 6। तो 2 से 6 तक क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। और 6 से 11 क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं? इस अवस्था में बच्चे अच्छा ठीक ठाक, मतलब उनका शब्द भंडार थोड़ा बड़ा हो जाता है, और क्या होता है? वो बोलना सीख जाते हैं अच्छे तरीके से, चलना फिरना घूमना। मतलब इस अवस्था में बच्चा काफी इतना सोचने समझने लगता है कि वो जिज्ञासु हो जाता है। तो इस अवस्था को क्या बोल इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? उसमें क्यूरियोसिटी जो होती है उसकी अधिक होती है। वो हर चीज के बारे में जानना चाहता है। मतलब जितनी भी उससे, अगर आप उसे कोई बात बताते हैं तो वो उसके बारे में आपसे 10 क्वेश्चन करेगा। ये ऐसा क्यों है, कब से है, कैसे है, क्या है, हर तरह के प्रश्न वो इसमें आपसे करेगा। तो इस अवस्था में बालकों में क्या होती है? जिज्ञासु प्रवृत्ति जो होती है, क्यूरियोसिटी जो होती है, उसमें आप वो इस अवस्था में ज्यादा होती है। तो अपने माता पिता हैं, उसके साथ ही नहीं बोल सकते, साथी तो सब एक जैसे होंगे। तो माता पिता हैं, उसके शिक्षक हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे क्या करेगा वो इसी अवस्था में उसकी सॉरी, एक मिनट वेट कीजिएगा, इन्वर्टर। इसी अवस्था में क्या होगा? इसी अवस्था को क्या बोलेंगे? जिज्ञासु प्रवृत्ति जो होगी वो इसी अवस्था में क्या होगी? उसमें ज्यादा होगी। तो और इसी में बच्चा जो होगा वो बाल्यावस्था में बालकों के साथ अपने समूह का विकास करता है। वो बच्चा अपना समूह बना लेता है। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि स्वकेंद्रित होता है बच्चा। कब होता है स्वकेंद्रित? मैंने आपको पहले बता दिया था बच्चा स्वकेंद्रित कब होता है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि बच्चा कब स्वकेंद्रित होता है और कब उसमें समूह प्रवृत्ति जागृत होती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, आपको बताना है एक बार फिर से कि बच्चा कब स्वकेंद्रित होता है। तो हाँ, बाल्यावस्था पर हम आ गए। तो इसमें क्या होता है? समूह प्रवृत्ति की भावना इसी में होती है, और जिज्ञासु प्रवृत्ति जो होती है वो भी क्या होती है? इसी अवस्था में होती है। और वो अलग अलग तरीके के सवाल अपने माता पिता और अपने गुरुजनों से, अपने अध्यापकों से, अपने शिक्षक से या अपने बड़े भाई बहन से अलग अलग तरह की चीजों को बार बार पूछता रहता है। इसके बाद आ जाती है वयसंधि अवस्था, जिसे बोलते हैं प्यूबर्टी प्यूबर्टी स्टेज। तो प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है? इसकी अवधि ज्यादा बड़ी नहीं है, इसकी अवधि थोड़ी है। तो 11 से 13 वर्ष के बीच में लगभग इसकी अवधि मानी जाती है। तो बालिकाओं में इसकी अवधि होती है 11 से 13 वर्ष, और बालकों में होती है 12 से 13। तो इसमें क्या होता है? इस अवस्था में यौन अंगों की परिपक्वता का विकास होता है। मैच्योरिटी जो आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, वो इसी स्टेज में आती है। यौन अंगों की परिपक्वता, जैसे दाढ़ी मूछ का होना, लड़कों की आवाज का भारी हो जाना, लड़कियों की आवाज थोड़ी मधुर हो जाना, और स्त्रीत्व के लक्षण, पुरुष तत्व के लक्षण, जितने भी जो भी परिपक्वता, यौन अंगों की परिपक्वता के जो विकास है वो किस में होगा? वो इसी स्टेज में होगा। और ये अवस्था क्या है? बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच की ये अवस्था है। तो याद रखना है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? वयसंधि अवस्था या प्यूबर्टी स्टेज। इसमें आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। तो इसमें यौन अंगों की परिपक्वता, इसकी विशेषता क्या है? यौन अंगों की परिपक्वता। और इसमें इसकी अवधि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों की यहाँ पर लिखी हुई है, बालिकाओं में और बालकों में। वयसंधि अवस्था ये है। तो बालिकाओं में 11 से 13 और बालकों में 12 से 13 की वर्ष की अवस्था। तो इस अवस्था की जो इस अवस्था की विशेषता मैंने आपको बता दी क्या है। और
तो इसकी अवधि भी मैंने आपको बता दी। तो इसके आगे की स्टेज में चलते हैं गाइस। बार बार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी वीडियो को देखते हुए आपको इतनी देर हो गई है और अभी तक सिर्फ 17 सब्सक्राइब इस वीडियो की वजह के बाद बढ़े हैं। तो गाइज ज़्यादा लोगों ने व्यू किया है उसके, लेकिन सब्सक्राइब कम बढ़े हैं। तो सब्सक्राइब गाइज करते रहिए और वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड से बोलिए कि जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार हमारा कोई भी एक वीडियो अपने दोस्तों को जरूर दिखाइए। अगर उनको पसंद आए तो ही वो सब्सक्राइब करें, अगर उनको पसंद नहीं आता है तो कोई किसी से कोई जबरदस्ती हमारी नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को पढ़ा रहे हैं। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों से बोलिए, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए भी ना बोलिए तो उन्हें एक दिन ये बोलिए कि वो एक दिन हमारा वीडियो जरूर देखें, एक दिन का टाइम हमें दें। अगर उनको लगता है कि हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया है, एक एक पॉइंट हमने कवर किया है, तो ही वो सब्सक्राइब करें और हमारे बाकी के आगे के वीडियो देखें। क्योंकि हम लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट, फालतू की बकवास बेवजह का ड्रामा और बेवजह अपना यूट्यूब का टाइम बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा टारगेट है अच्छा कंटेंट देना, अच्छे तरीके से बालकों का सीटेट सभी बच्चों का पास कराना। इसके बाद आ जाती है किशोरावस्था। तो यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होती है और कब तक चलती है? 21 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। और इस अवस्था को भी अध्ययन की दृष्टि से दो ही भागों में बांटा जाता है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था हड्डियों के वजन के टाइम पे, जो आप पीछे ने अगर आपने काट के देखा तो दोबारा से जाकर वीडियो पीछे देख लीजिए कि पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की जो अवधि होगी वो कब तक होगी? वो होगी 13 से 16। यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी। 13 से 16 की जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी? वो होगी पूर्व किशोरावस्था। और उत्तर किशोरावस्था जो होगी वो होगी 17 से 21। तो 13 से हो गई 21 तक क्या होगी? ये किशोरावस्था। तो इस अवस्था में जो बालकों में क्या होता है, कुछ समस्याओं की अधिकता होती है, क्योंकि आंधी तूफान की अवस्था इसे आप बोल सकते हैं। आंधी तूफान की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, कल्पनाशीलता की आवश्यकता, सामाजिक अस्थिरता की अवस्था, मतलब ये सारी जो भावनाएं होंगी उसमें थोड़ी अधिक हो जाएंगी। तो बच्चे को क्या होगी, उसे ज्यादा एडजस्टमेंट करने में, समायोजन करने में उसे ज्यादा समस्या होगी। ज्यादा टाइम जो होगा वो कल्पनाओं में रहेगा। तो कल्पनाशीलता की अधिकता किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो किशोरावस्था में क्या होती है? कल्पनाशीलता की अधिकता होती है, समस्याओं की अधिकता होती है और सामाजिक अस्थिरता होती है। समाज में अपना एक स्थान इस अवस्था में प्रत्येक बालक बनाना चाहता है और थोड़ा सा अस्थिर होता है। तो इस समय किशोरों को शारीरिक और मानसिक समायोजन में अनेक जो कठिनाइयां होती है उनका सामना करना पड़ता है। तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेग सामाजिक और नैतिक जीवन की स्वरूप को परिवर्तित करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी हम इसके बारे में और थोड़ा डीप चलेंगे और इसकी समस्याओं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या क्या है? देखिए, अपचार एवं अपराध, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का सेवन, यौन समस्याएं, तनाव और अवसाद, स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की कशमकश, तीव्र शारीरिक वृद्धि से समायोजन। तो ये सारी समस्याएं कब आती हैं? ये सारी समस्याएं आती हैं किशोर अवस्था की प्रमुख अवस्थाओं के अकॉर्डिंग। ये सब हमें छात्र को आती हैं। तो कब आती हैं? किशोर अवस्था की ये क्या है? प्रमुख समस्याएं हैं। तो फिर आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़कर समझ नहीं गए होंगे, क्योंकि आप सभी किशोरावस्था से होकर निकले और ये सब आपने भी महसूस किया होगा। अभी सब मुझे पता है कि जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो टीनेजर नहीं है, उससे ऊपर ही है। तो गाइस सभी आप इनको समझ सकते हैं कि किशोरावस्था में भी ही हमें छात्रों को धूम्रपान और मादक द्रव्यों की, यानी कि नशे से हमें छात्रों को बचाना है। नशे से जो छात्र या बालक जुड़ता है, वो कब जुड़ता है? वो अक्सर किशोरावस्था में ही ऐसे लोगों की संगत में आता है जो उसे नशे या धूम्रपान से जोड़ देते हैं। यौन संबंधी समस्याएं भी कब होती हैं? जब यौन परिपक्वता आती है बाल्यावस्था के पश्चात। तो किशोरावस्था में क्या होता है? वो अपने विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होता है और ये सब समस्या भी किशोरावस्था में आती है। तो तनाव और अवसाद की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे को देखिए ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता और नियंत्रण की कशमकश, मतलब कि जो फैमिली वाले होते हैं या परिवार होता है, माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि बच्चे को वो थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जो बच्चा होता है वो इस अवस्था में क्या चाहता है? वो स्वतंत्रता चाहता है। तो इसी ये स्वतंत्रता और नियंत्रण की जो कशमकश है, ये भी क्या है? किशोरावस्था की एक प्रमुख समस्या है। और किशोरावस्था में शारीरिक विकास और शारीरिक और पुरुषत्व और स्त्रीत्व के लक्षण और बाकी के जितने जो भी शारीरिक विकास से रिलेटेड है, वो सब शारीरिक विकास क्या होता है? इस अवस्था में थोड़ा तीव्र होता है और ये भी उसके साथ समायोजन करने में बालकों को क्या होता है? थोड़ी सी समस्या होती है। अपचार एवं अपराध की समस्या, तो इसी अवस्था में बच्चे क्या हो जाते हैं? अपराधी हो जाते हैं। अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो किसी भी तरीके से
बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपराध करने से भी नहीं डरते हैं। तो देखिए यहाँ पर किशोरों में आपराधिक प्रवृत्ति ज्यादा होने के कुछ कारण दिए हुए हैं। जैसे कि अगर माता पिता बच्चे का तिरस्कार करते हैं तो बच्चे क्या होंगे, अपने आप को तिरस्कृत महसूस करेंगे और वो क्या करेंगे, वो किसी ना किसी तरह का गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। माता पिता के घरेलू झगड़े, ये भी मैंने आपको बता दिया कि पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी के माता पिता अधिक झगड़ा करते हैं तो छात्रों या बालक के दिमाग पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चा भी क्या हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है, वो झगड़े करना सीख जाता है। माता पिता के आत्मीय नियंत्रण का अभाव, यदि माता पिता का आत्मीय नियंत्रण, आत्मीय लगाव बच्चे के साथ नहीं है तो ये भी क्या करते हैं, बच्चे को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। माता पिता की असामयिक मृत्यु, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, लेकिन अगर किसी की हो जाती है तो बच्चा, जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर किसी बालक का पिता नहीं है तो लोग अक्सर कहते हैं कि बिन बाप की औलाद बहुत ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन तो ऐसे बालक को थोड़ा माता से अधिक लगाव, माता को उससे थोड़ा अधिक लगाव करना चाहिए और बाकी परिवारजनों को भी उसे थोड़ा अधिक उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, थोड़ा उसे अधिक टाइम देना चाहिए ताकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो। शारीरिक दोष के कारण हीन भावना, देखिए अगर किसी बालक में किसी तरीके का शारीरिक दोष है, कोई बालक किसी में कोई अक्षमता है, जैसे कोई सुन नहीं सकता या किसी अस्थि बाधित बच्चा, आप बोल सकते हैं कोई कोई ये श्रवण बाधित, मुख बाधित, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसके कारण भी उसमें हीन भावना आ जाती है। जब वो अपने साथ के बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल देखता है, उसमें किसी किसी अलग कुछ अलग तरह की उसमें दोष होते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, उसमें हीन भावना आ जाती है। तो माता पिता का अनैतिक संबंधों में लीन रहना, ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर माता पिता के अनैतिक संबंध हैं तो इसका भी बच्चे पर क्या पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। दुर्जनों की संगति, अगर ये मैंने आपको इससे पीछे भी बताया कि अगर बच्चा किशोरावस्था में किसी गलत संगत में बैठता है, नशा करने वालों के साथ या आपराधिक प्रवृत्ति वालों के लोगों के साथ अगर बच्चा बैठता है तो वो कैसा हो जाएगा, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। बालक के बौद्धिक कौशल में कमी, ये बौद्धिक कौशल में कमी भी क्या है, एक आपराधिक प्रवृत्ति का कारण है। परिवार का उच्च या निम्न आर्थिक स्तर, देखिए अगर बच्चा उच्च परिवार, बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति उच्च है तो उसको ज्यादा अगर सुविधाएं मिली हैं तो बच्चे को उसी चीजों की आदत पड़ जाती है और वो बच्चा क्या हो जाएगा, आपराधिक प्रवृत्ति में हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का इसके अपोजिट बच्चा आर्थिक परिवार निम्न स्तर का है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो अपनी आवश्यकताओं को गलत तरीके से पूर्ण करने की कोशिश करता है और तब भी बच्चा क्या हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति का। परिवार में बालक की अधिक पिटाई भी उसका आपराधिक प्रवृत्ति का कारण हो सकती है। बालक का मंदबुद्धि होना भी उसका क्या हो सकता है, आपराधिक प्रवृत्ति होने का कारण बन सकता है। और चरित्र शिक्षा का अभाव, तो चरित्र शिक्षा के का अभाव भी क्या होता है, बालक को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर कर देता है। अगर बच्चे को पहले से ही चारित्रिक शिक्षा दी जाए, बच्चे को महान लोगों की कथाएं सुनाई जाएं, जैसे कि रामायण या महाभारत के पात्र हैं या ऐसे लोगों की जैसे वीर शिवाजी हैं, झांसी की रानी, भगत सिंह, गांधी जी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के बारे में अगर उन्हें उनके चरित्र के बारे में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बच्चे का चारित्रिक विकास अच्छा होता है और वो आपराधिक प्रवृत्ति में नहीं जाता। इसके अपोजिट अगर उसमें इन चारित्रिक शिक्षा का अभाव छात्र के साथ है तो हो सकता है उसके आपराधिक प्रवृत्ति में जाने के चांसेस कुछ अधिक होंगे। इसके बाद आ जाती है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, इसकी अवधि 21 से 40 वर्ष है और आप इसको देख सकते हैं कि इस अवस्था का मेन टारगेट क्या है इसकी, या क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी विशेषता है, वो क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवस्था। तो इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है और अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश की ये अवस्था है। तो इसी में क्या होता है, इस अवस्था में आने के बाद एक सेपरेट फैमिली, मतलब इस अवस्था में जैसे किसी बालक तो नहीं बोल सकते, अब प्रौढ़ हो गया है, एडल्ट हो गया है, तो उसकी शादी हो जाती है और वो अपना क्या करता है, नया परिवार शुरू करता है। तो ये वो अवस्था है जब वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। इसके बाद आ जाती है, इसे याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने की अवस्था, क्योंकि 21 साल के बाद ही छात्र या बालक सोचता है कि उसे अपना कैरियर कैसे बनाना है। वो सोच तो थोड़ा पहले भी लेता है 12th के बाद, जब लगभग 16-17 साल की एज में वो अपना एम बना लेते हैं अक्सर छात्र। लेकिन जो 21-40 की अवस्था है इसमें वो अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। उसके बाद आती है मध्यावस्था, मिडिल एज, जो कि है 41 से 60 वर्ष। और इस अवस्था में 60 वर्ष की एज आते आते लोग रिटायरमेंट अक्सर जॉब से ले लेते हैं, रिटायरमेंट 60 की एज में हो जाते हैं। तो इस अवस्था में लोग क्या चाहते हैं, सुख और शांति और समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। तो ये कैसी अवस्था है, सुख शांति और प्रतिष्ठा पाने की ओर और सामाजिक संबंधों के प्रति दृढ़ मनोवृत्ति की। क्योंकि इस अवस्था में आते आते बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी भी शादियां हो जाती है, वो अपने परिवार में थोड़े क्या हो जाते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो माता पिता को कम टाइम दे पाते हैं। तो इस अवस्था में सामाजिक संबंधों के प्रति
थोड़ी दृढ़ मनोवृत्ति हो जाती है। लोग इस एज में आते आते अपने हम उम्र साथियों बुजुर्गों के साथ, बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, ये मध्यावस्था में है, सॉरी, इस उम्र में कोई मुझे भी बुजुर्ग मत बोलना अगर कोई पर्सनली जानता है तो इस अवस्था में क्या होगा कि सामाजिक संबंधों के प्रति दृढ़ मनोवृत्ति हो जाएगी। तो इस अवस्था में प्राणी के अंदर जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है वो भी थोड़े ज्यादा होने लगेंगे, और इस समय व्यक्ति सुख शांति और प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है, और सामाजिक संबंधों के प्रति दृढ़ मनोवृत्तियां उसमें आ जाती हैं। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। तो इस अवस्था को हिरास की अवस्था भी कहते हैं, हिरास की अवस्था। तो 41 से 60 हो गई थी, जीवन की अंतिम अवस्था जो है वो क्या है, वो है वृद्धावस्था, और जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है, और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, हिरास की अवस्था बोलते हैं। और इस हिरास की अवस्था इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस अवस्था में सभी पक्षों का, जैसे कि शारीरिक है, मानसिक है, सभी पक्षों का क्या होता है, ह्रास होने लगता है। मतलब शारीरिक रूप से कमजोरी आने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या मस्तिष्क मानसिक रूप से कमजोरी आने लगती है। और क्या होता है कि मानसिक रूप से कमजोरी का मतलब उसकी जो स्मरण शक्ति है, वृद्ध व्यक्ति की स्मरण शक्ति क्या होती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो गाइज अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ इस उम्र तक रहना चाहते हैं, मतलब कि वृद्धावस्था तक अपने दोस्त, अपने परिवार, मित्र जनों के साथ बने रहना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरी बेस्ट विशेष। तो प्लीज अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप वृद्धावस्था तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपका परिवार कुशल मंगल रहे, अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बने रहें। गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए। और हिरास की अवस्था मतलब हिरास होते होते बुजुर्ग कहाँ तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल बिस्तर तक, और उसके बाद क्या है, सिर्फ मृत्यु मोक्ष रह जाता है। तो इस एज तक देखिए काफी सारे बुजुर्ग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं और मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे ही एक दिन होंगे। तो सभी दोस्तों को डेडिकेट ये पिक्चर, और इससे अगले वाला पिक्चर भी उन सभी लोगों को, तो जो इस उम्र तक अपने दोस्तों, अपने साथी, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के साथ बने रहना चाहते हैं। तो ये लोग सभी बोल रहे हैं हाथ उठा के कि शिवालिक एजुरा को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस अगर आप भी इस एज तक रहना चाहते हैं, इसी मैं चाहता हूँ आप सभी इस एज तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा खुशहाल जीवन जिए। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम इसके बाद देखेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। तो गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। और एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो अब तक हमने पढ़ा उससे एग्जाम रिलेटेड पॉइंट एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन मारेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमने पूरा कर दिया है। इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब अब हम पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड पॉइंट इसमें कुछ रह जाते हैं, और वो हम एक तरफ से लगातार पढ़ते हुए चलेंगे। गाइज आप वीडियो को पुश करके उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप इतना तेज थोड़ा नहीं लिख पाते हैं। अगर आप तेज नहीं लिख पाते हैं तो प्लीज गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको जो डिस्क्राइब करता हूँ उसे आप बाद में याद करके लिख लीजिए करें, या आप दोबारा से वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बार बार चलाने का कोई चार्ज है नहीं। तो आप गाइज कितनी भी बार वीडियो देखिए, आप वीडियो को रोक कर नोट्स बनाते हुए चलिए। मैंने आज मैं स्टार्टिंग में आपको बोलना भूल गया कि आप पेन और कॉपी लेकर नोट्स बनाने के लिए बैठ जाइए। तो गाइज अगर आप ऐसी मिस्टेक मुझसे हो गई उसके लिए सॉरी। और आप अब आगे की वीडियो जो मैं थोड़ा कंटेंट आपको दिखाने वाला हूँ, जो एग्जाम बेस्ड रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम नोट्स करेंगे। तो पहला है कि विकास गर्भधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। तो विकास के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि विकास कब से कब तक चलता है, तो गर्भधान से लेकर जीवन पर्यंत तक, यानी कि जन्म से पहले और मृत्यु तक चलता रहता है। तो विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तन शारीरिक विकास, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, गुणात्मक होते हैं। विकास में परिवर्तन जो भी होते हैं कैसे होते हैं, गुणात्मक। और वृद्धि के परिवर्तन कैसे होते हैं, मात्रात्मक। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और वृद्धि और विकास में जो अंतर होता है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। विकास क्रम प्राणी को क्या प्रदान करता है, परिपक्वता प्रदान करता है। तो विकास के साथ साथ क्या आ जाती है, विकास के साथ साथ परिपक्वता आती है। विकास, परिपक्वता और परिवर्तनों की क्या है, एक श्रृंखला है। तो जैसे जैसे विकास होता रहेगा परिवर्तन होते रहेंगे और परिपक्वता आती जाएगी। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। ये भी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ अब पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। तो गाइस वीडियो को पुश करके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको ज्यादा ना लिखना पड़े, आप बाद में उसको दोबारा से रिवाइज एक बार कर लेना। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का क्या होता है, उदय होता है, और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। तो विकास के फलस्वरूप मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, पुरानी विशेषताएं जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और नई विशेषताएं उनका स्थान ले लेती हैं। जैसे बचपन में बच्चों के दूध के दांत गिर जाते हैं और नए दांत उगाते हैं। तो विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि रचनात्मक मतलब जब बच्चा छोटा है और उसमें का विकास होगा तो वो
एक लंबा चौड़ा अच्छी खासी हाइट तगड़ी शरीर एक प्राप्त करेगा, तो ये कैसा परिवर्तन होगा, ये रचनात्मक परिवर्तन होगा। लेकिन उत्तरार्ध के बाद यानी कि 60 के बाद जब ह्रास की अवस्था चलती है, वृद्धावस्था चलती है, तो क्या होगा, शरीर कमजोर हो जाता है, झुक जाता है, कमर मुड़ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर पर फैट भी कमजोर होता है और झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो ये सब क्या है, ह्रास विनाशात्मक क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव, ये इसकी प्रकृति है। तो रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे क्या करते हैं, वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। मानव का शरीर विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास। ये भी हम अच्छे से डिस्क्राइब नहीं पहले कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखा तो गाइज प्लीज दोबारा से देख लीजिए। मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की तरफ चलता है, ये मैंने आपको बता दिया था। सिरोपादमुख विकास, सिरोपादमुखी विकास भी हम इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया और उसके बारे में अच्छे से हमने आपको डिस्क्राइब किया था। तो भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। ये भी हमने इसमें अच्छे से पढ़ा और एक बार से आपका फिर से रिवीजन होया जा रहा है। तो गाइज मुझे लगता है आप इसको कभी नहीं भूलने वाले हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसा ही आपका प्यार देते रहिए गाइज। तो बने रहिए शिवालिक एजुविरा पर, और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके हमें बताते रहिए। तो हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहिए गाइज। निकट दूर विकास में क्रमिक शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है और इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद क्या क्रिया करता है, विशेष क्रिया। प्रत्येक बालक की विकास दर प्रतिमानों में व्यक्तिगत क्या होती है, भिन्नता होती है। ये भी हमने अच्छे से पहले पढ़ लिया है कि प्रतिमानों में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में विकास की गति कैसी होती है, समान नहीं होती। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का क्या होता है, परिणाम होता है। विकास, बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन शरीर के मानसिक विकास के लिए सहायक होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए, जन्म पूर्व यानी कि गर्भावस्था में माता का आहार क्या करता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। और जन्म के उपरांत जो कुछ समय पश्चात बच्चा आहार लेता है, उसमें सब क्या होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सब क्या होना चाहिए, हेल्दी और बैलेंस डाइट एक अगर बालक को मिलती है तो उसका कैसा होता है, विकास बढ़िया होता है और उसका मतलब अच्छा खासा उसका विकास होता है। तो बालक के विकास को करने वाले अन्य तत्व हमने पॉइंट टू पॉइंट सारे तत्व हमने पढ़े जो विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पोषण है, बुद्धि है, यौन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, प्रजाति है, रोग और चोट है, घर का वातावरण है, पास पड़ोस का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है या उसका सांस्कृतिक वातावरण तथा शुद्ध वायु और प्रकाश, भोजन, ये सब क्या करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है, और ये सब उस समायोजन कौन कराता है, उसके माता पिता कराते हैं। तो विकास क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो अपरिपक्वता, पराश्रितता, संवेगशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता, और ये सब क्या है, उसकी विशेषताएं हैं शैशवावस्था की। इसके बाद आती है बचपन अवस्था की विशेषताएं। तो बचपन अवस्था के बहुत सारे इंपोर्टेंट अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसके को नाम दिए हैं। तो इसे खतरनाक अवस्था, डेंजर स्टेज, अजीबो गरीब अवस्था, आप इनको नोट कर लीजिएगा कि ये किस अवस्था के क्या नाम है, क्योंकि ऐसे ही कुछ कुछ मिलते जुलते नाम किशोरावस्था में भी मिलते हैं। आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रितता, स्वप्रेमी, नैतिक विकास का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक क्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय, ये सब किसकी अवस्था है, बचपन अवस्था की विशेषता है। तो पूर्वावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था, ये सब अवस्थाएं किस में आती हैं, बाल्यावस्था में। तो मैंने आपको गाइस बाल्यावस्था पहले से पूरी डिस्क्राइब कर दिया, उसकी एज, उसकी विशेषताएं, क्या क्या उसकी प्रकृति है, वो सब मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया है। तो विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस आयु। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो अक्सर सर्वाधिक बाल्यावस्था से अब तक पूछा जाता है, तो वो है गैंग एज। तो गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है, बचपन अवस्था को। बचपन में क्या करते हैं छात्र, अपने आयु वर्ग के लोगों बच्चों के साथ गैंग बनाते हैं, तो इसे सारस अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो गैंग एज और सारस्वस्था, समूह अवस्था, ये सब आपको जरूर याद रखनी है कि किस आयु अवस्था के कितने नाम है। तो नैतिक विकास की अवस्था, तो नैतिक विकास भी बचपन में ही होता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है, जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है, तनाव और परेशानी की अवस्था है, पूर्ण वृद्धि की अवस्था है, यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था है।
वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, ये भी मैंने आपको बताया। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं और विकास के परिवर्तन कैसे होते हैं, गुणात्मक। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली क्रिया है या निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास कभी समाप्त नहीं होता। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होता है। खेल विधि जो कि शिक्षण की सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट विधि है छोटे बच्चों के लिए। और आपको गाइस कमेंट करके बताना है कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, खेल विधि के आविष्कारक कौन है और ये इसका आविष्कार कब हुआ। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है, ये भी मैंने आपको गर्भावस्था वाली स्टेज में बता दिया। नवजात शिशु का भार 7 पौंड होता है। ये जो मैं देखिए एग्जाम रिलेटेड पॉइंट आपको करा रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जो सीटेट के एग्जाम में सीधा कम से कम कई कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वही पॉइंट जो सीधे सीधे डायरेक्ट, तो नवजात शिशु का भार लास्ट ईयर दिसंबर सीटेट 2019 में भी पूछा गया था कि नवजात शिशु का भार क्या होता है। और ये गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, ये भी ये यूपी टेट का क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि ये सब वही पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, सिर्फ इनको क्वेश्चन का रूप नहीं देकर पॉइंट का रूप दे दिया गया है। तो हर लोग के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। मैकडूल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो मैकडूल का मूल प्रवृत्तियों का बारे में हम एक अलग से प्रॉपर वीडियो आपको बनाकर बताएंगे, तभी इसकी हम ज्यादा बातचीत के इसके बारे में करेंगे। तो डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है, अवधान कहलाता है। तो ये भी हमने गाइज पढ़ लिया। तो गाइज ये पेज सॉरी थोड़ा अलग हो गया, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। और बाकी का जो भी है बाल विकास से रिलेटेड, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से जो संबंध है, वो सब हमने आज गाइज पूरा का पूरा कवर कर लिया है। तो गाइज आप हमारे दूसरे सब्जेक्ट जो कि हिंदी पेडागोजी की वीडियो आपने शायद कुछ लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि उसके व्यूअर्स थोड़े कम थे और मैंने देखा कि वो कम टाइम में चली है। तो गाइज उस वीडियो को जाकर आप हिंदी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आप उन क्वेश्चंस को बार बार 1 से 2 बार अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको सीटेट में पेडागोजी के 15 नंबर में से 13 नंबर तो बिल्कुल पक्के ही हो जाने वाले हैं। तो गाइज उसके लिए मैं आपको ये अपना कवर दिखा देता हूँ कि ऐसे कवर का आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो गाइज उसको जाकर वीडियो को देख लीजिएगा और जल्दी से वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और अभी अभी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो गाइज ऐसे ही अपने हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार हमें बांटते रहिए, क्योंकि गाइज आपका सपोर्ट ही क्या है हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे अच्छे टॉपिक से अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें कौन प्रेरित करता है, आप। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारा कार्य कुछ बेहतर हो रहा है और हम लोगों को अच्छा कंटेंट दे पा रहे हैं, तभी लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, तब आप पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ये सब कंटेंट पढ़ाने के लिए है गाइज। और आज हमने क्या पढ़ा है वो आप यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं। और गाइज यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टेटस पर से फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं हमारे लिंक के साथ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, अपने साथ जोड़िए, अपना और हमारे परिवार को बढ़ाइए, अपने प्यार को हमारे साथ बढ़ाइए। गाइस सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ। अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम पूरे सारे के सारे बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। बाल विकास के कितने सिद्धांत है, पूरा का पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कल खत्म करेंगे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर चैप्टर 1 से 2 वीडियो में खत्म करूंगा। अगर कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है, उसके लिए 2 वीडियो आ सकते हैं, वरना तो वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सभी राज्यों के टेट, केंद्रीय सीटेट, यूपी टेट और बीटीसी जेबीटी से रिलेटेड सभी क्लासेस के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो गाइज बीटीसी अगर कोई कर रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप उसको भी ये लिंक हमारा शेयर कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। नमस्कार दोस्तों।